सभी को जय जिनेंद्र। आपका एक बार फिर से जेनिन के 111वें सत्र में स्वागत है। आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं आपको जेनिन के बारे में बताना चाहता हूँ। जेनिन की शुरुआत अप्रैल 2017 में गुरुग्राम में हुई थी और पिछले 5 सालों में देश और विदेश से लगभग 600 से ज्यादा प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स जेनिन से जुड़ चुके हैं, जो कि जैन धर्म की कोर वैल्यूज को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उपयोग करना चाहते हैं। जेनिन ग्रुप का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इस तरह के प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स को जेनिन के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। सब लोग म्यूट पे हो जाएंगे एक बार, धन्यवाद। तो जेनिन ग्रुप का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इस तरह के प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को जेनिन के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान साझा करके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन की को बेहतर बनाया जाए। हमारे मेंटोर कमल अंकल और वाई के अंकल के मार्गदर्शन में अब तक हमारे 110 सेशंस हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत हमने कई सारे जैन सिद्धांतों पर चर्चा की है, जैसे कर्म सिद्धांत, इष्टोपदेश, शाकाहार, 10 लक्षण धर्म, 12 भावना और 16 कर्ण भावना इत्यादि। और हमारी वर्तमान श्रृंखला बेसिक्स ऑफ जैनिज्म के बारे में है। तो आज का सेशन जो है उसका विषय है श्रावक का आहार विचार, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक कारणों पर चिंतन। और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज का सत्र श्री योगेंद्र जी जैन लंदन से ले रहे हैं। तो इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं आपको योगेंद्र जी का परिचय देना चाहता हूँ। योगेंद्र जी पिछले 14 वर्षों से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बिजनेस डेवलपमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और अरबिंदो फार्मा के साथ यूएस और यूरोप मार्केट में कार्य कर चुके हैं। योगेंद्र जी ने एनआईटी भोपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और सिम्बोसिस पुणे से एमबीए किया है। योगेंद्र जी का जन्म एक बहुत ही धार्मिक परिवार में हुआ है और बचपन से ही उन्हें श्रावक धर्म का पालन करने की शिक्षा प्राप्त हुई है। उनके नाना जी श्री बाबूराव जी सामने नागपुर के जाने माने शास्त्री थे और हमेशा मुनि संघ के साथ स्वाध्याय करते थे। सन 2002 में जब योगेंद्र जी बीटेक कर रहे थे, तब उनके माता और पिता दोनों ने आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। उनके पिता मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी महाराज और माता आरिका श्री सुवत्सल माता जी दोनों वर्तमान में आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के संघ के साथ हैं। और सन 2018 में उनके चाचा ने भी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज से मुनि दीक्षा ली और वह मुनि श्री विनय गुप्त जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। योगेंद्र जी के ऊपर मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का बहुत प्रभाव है और वह पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यंग जैन अवार्ड प्राप्त हुआ, जिसकी स्थापना मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने की थी। योगेंद्र जी ने पहली बार क्षमा सागर जी महाराज के दर्शन सन 2000 में किए, तब से वह मैत्री समूह से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी सन 2015 में से यूके में रह रहे हैं और उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता जैन और 2 बेटियां आरोही और अन्वेषा हैं। उनकी धर्मपत्नी श्वेता को भी यंग जना अवार्ड प्राप्त हो चुका है और योगेंद्र जी यूके में आचार्य श्री विद्यासागर जी दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर और ट्रस्टी हैं। कोविड पेंडेमिक के टाइम योगेंद्र जी ने यूके में जैन श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण का स्वाध्याय करवाया। योगेंद्र जी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं में अच्छा ज्ञान रखते हैं और समय समय पर कविताएं भी लिखते हैं। अब मैं योगेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वह इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारा ज्ञानवर्धन करें। योगेंद्र जी प्लीज। धन्यवाद नीरज जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और फिर आज के विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा नीरज जी ने बताया, आज का विषय जो है श्रावक के आहार विचार के ऊपर है कि हम सभी को पता है कि जैन धर्म की जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं या फिर जो दिनचर्या है, उसमें आहार एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है। तब हमारा धर्म जो है वो अहिंसा प्रधान है। अब उसमें एक विशेष, हम देखते हैं किसी भी जैनी के यहाँ जाएं तो एक विशेष चर्चा या एक विशेष एम्फेसिस जिसको हम कहेंगे वो आहार के विषय पे रहता है। तो जब नीरज जी और मैं चर्चा कर रहे थे तब ऐसे ही बात आई कि क्यों न यही विषय लिया जाए।
और कुछ एक दृष्टिकोण से, क्योंकि है तो वैसे विषय बहुत व्यापक, तो कुछ एक विषयों पे इसके चर्चा की जाए जिसमें हम धार्मिक दृष्टि से क्या कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहाँ पे हमको वो बात संगत लगती है, या क्या दृष्टिकोण है दोनों तरफ से। तो उसी में कुछ विषय हम इसमें चर्चा करने का आज प्रयास करेंगे। अब इसका एक बेसिक प्रेमाइस हम कह लें कि कहाँ से ये बात शुरू होती है। तो सबसे पहली बात हमारे लिए घोष वाक्य ही है कि अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा परमो धर्म हमने कहा, तो अब उसी से संबंधित हमारी आहारचर्या भी होगी, क्योंकि आहार में भी बहुत सारी चीजें संभव है कि जहाँ पे हम अहिंसा का पालन या न पालन दोनों तरह से कर सकते हैं। अब उसमें एक दृष्टिकोण ये भी आ सकता है, या कई बार हम सुनते भी हैं जब हम अपनी अहिंसक पद्धति का या जैन वेजिटेरियनिज्म की तरफ से जब हम बात करते हैं कि हाँ ये हमारी भोजन पद्धति है, कई बार जो भी कह लें, एक रिटॉर्ट कह लें, कुतर्क कह लें, वो भी आता है कि फिर इससे अच्छा तो खाओ ही मत, पेड़ों को भी तुम हर्ट कर रहे हो। अपन उस दृष्टिकोण से भी आएंगे, लेकिन पहला जो सिद्धांत जो मान लें अपन कि जहां से सारी चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं कि अहिंसा परमो धर्म, की जितना यथासंभव है वो अहिंसा का हमको पालन करना है। अब दूसरा, जैसा नीरज जी ने बताया, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो उसमें भी बचपन से हम सुनते थे, जब भी भोजन के लिए बैठते थे तो नाना जी कह लें, मम्मी कह लें, वो हमको कहती थी कि पहले ये बोलो कि उदर भरण नोहे जाने जय यज्ञ कर्म। यानी कि जो भोजन करने बैठ रहे हो आप, सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये यज्ञ के बराबर है, यज्ञ क्रिया के बराबर करना चाहिए, उतने ध्यान से करना चाहिए इसको। तो ये उसी तरह से हमारा आहार होना चाहिए। अब ये एक दो बातें हो गई। अब जो हम पहले कह रहे थे कि अहिंसा तो हर हर किसी की रक्षा करना है, फिर आपको वनस्पति की भी रक्षा करनी चाहिए, सब करना चाहिए, तो फिर इसकी बजाय खाओ मत। लेकिन फिर प्रैक्टिकल समस्या ये आती है कि हमारा औदारिक शरीर है, अब मिला है, तो उसका आपको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं वो शरीर। तो तब तक भोजन की बात तो है। और फिर दूसरी चीज हम ये भी कहीं पर मैंने पढ़ा कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, यानी कि जो भूखा होता है या जिसको भूख लगी होती है वो व्यक्ति क्या पाप न करे सो कम। सो इसलिए हमको कोई ना कोई उसके आसपास रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा जब तक औदारिक शरीर हमारे पास है, यानी कि जब मनुष्य बने हैं या कोई भी और प्राणी जिसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं। और फिर एक और आखिरी बात, बेसिक प्रीमाइस में मैं जो सोच रहा था कि किस हिसाब से हम चर्चा करेंगे कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी जो हम खाएंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसा हम आगे का सोचेंगे। एक इन्हीं प्रीमाइसेस के हिसाब से, इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के आसपास मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अब चूंकि जितनी भी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सभी अलग, कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों से ली गई है। मेरा स्वयं का इतना ज्ञान नहीं है, तो कोई त्रुटि भी हो, कोई चीज छूट जाए तो आप लोग साथ में उसको ऐड कर दीजिएगा। भाई के अंकल हैं, सभी लोग हैं, तो कमल अंकल हैं, कोई भी चीज छूट जाए तो आप उसको आगे करेक्ट कर दीजिएगा या ऐड कर दीजिएगा। खैर, हम मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पास सीमित समय है तो कितनी चीजों की चर्चा कर पाएंगे, कुछ एक खास मुद्दों पे करते हैं, उसमें भी सारे दृष्टिकोण से तो नहीं हो पाएगी, जो संभव है वो चर्चा करते हैं। तो क्या टॉपिक, एक तो जो जैनियों की पहचान है होनी चाहिए, हम सब करें नहीं करें सो बात अलग है, कि रात्रि भोजन त्याग, या जिसको शास्त्रीय भाषा में ज्यादा अच्छे से कहा गया है आलोकित पान भोजन, एक ये विषय। और दूसरा भक्ष भक्ष विचार, है ना। अब उसी में कुछ सब टॉपिक्स हो जाएंगे भक्ष भक्ष की, जब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई एक विशेष चीज और आती है जिसके लिए भी जैनी पहचाने जाते हैं या विशेष है हमारे वेजिटेरियनिज्म में, कि जमी कंद का निषेध, या आलू क्यों नहीं खाते हैं, आलू जैसी वस्तुएं क्यों नहीं खाते हैं। और दूसरा मध्य मास मधु का त्याग, ये तो लगभग सभी का होता है या होना चाहिए। उस पर भी एक चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत हम, दोनों दृष्टिकोण से, कि हम धर्म के दृष्टिकोण से क्या कहना चाह रहे हैं और कुछ एक वैज्ञानिक तथ्यों पे भी कहाँ वो बात सही उतरती है। तो अब इसमें पहली बात जिस पे हम बात चर्चा करेंगे कि आलोकित पान भोजन या रात्रि भोजन त्याग।
तो रात्रि भोजन त्याग के बजाय जो ये सूत्र हम ले रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र में जी में ही कहा है आचार्य उमा स्वामी ने कि आलोकित पान भोजन, यानी कि सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, है ना। रात्रि की भी चर्चा छोड़ दें अपन, सीधा सीधा डिफाइन कर दिया कि आलोकित पान भोजन करो, यानी सूर्य के प्रकाश में ही करो, भले ही मंद प्रकाश हो लेकिन उसी में भोजन होना चाहिए। अब धार्मिक दृष्टिकोण से तो ये कहा, ये सूत्र भी कहीं पढ़ा मैंने कि रात्रि भोजन करन से धर्म कर्म सब जाए, दिन में भोजन शुद्ध जो करें रोग न आए, है ना। ये दृष्टिकोण है। अब सूक्ष्मता से भी बात कर लें तो या निर्दोष रूप से पालन करने की बात करें हम रात्रि भोजन त्याग की, तो उसमें बात ये आती है कि भाई दिन का बना खाना भी रात में नहीं खाना चाहिए। कई कई लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, यदि आपको ये लगता है कि बनाने करने में यदि कहीं जीवों की हानि होती होगी तो दिन में बना लेते हैं, फिर बाद में खाने में क्या समस्या, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना है। रात्रि का बना वो तो पक्का है कि रात में यदि बनाए तो उसको रात में खाएं ही नहीं, बल्कि रात में बनाना ही नहीं है। फिर रात का बना भी दिन में ना खाएं। जैसे कई बार होता है कि हाँ सुबह कहीं जल्दी निकलना है या फिर सुबह के लिए थोड़ा ईज हो जाए तो हाँ रात को बना के रख लेते हैं भोजन और फिर दिन में खाएंगे, वो भी नहीं करना चाहिए। और उजाले में दिन का बना दिन में ही, वो भी अंधेरे में नहीं, उजाले में ही खाना है। तो यही हुआ कि सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना है। ये 3-4 बिंदुओं के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि किस दिशा की ओर हमको आचार्य भगवंत ले जा रहे हैं। अब उसके बाद कुछ और भी तरीके से समझते हैं कि अनुव्रति श्रावक। अब ये भी है कि हम में से कितने अनुव्रति हैं, उसमें अपने को अपनी समीक्षा खुद ही करनी है कि अनुव्रति श्रावकों को सूर्य निकलने के पश्चात आधे पहर तक और सूर्य अस्त से आधे पहर के पहले भोजन कर लेना चाहिए। यानी ये भी नहीं, हम सभी लोग कई बार ये भी करते हैं या किसी का समय से है, लेकिन यदि वहां पे चर्चा करें तो ये नहीं कि सूर्य की आखिरी किरण बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाए तब तक भी खाना है, वैसा अलाउड नहीं है। इसी तरह से रात को या जिस समय पानी बरस रहा हो या काली घटा छा जाए और अंधेरा हो जाए उसमें, उस समय भी भोजन नहीं करना है। ऐसे समय में कि जहाँ के सूर्य के प्रकाश में आपको साधारणतः भोजन वगैरह दिख रहा है, उस समय भोजन करने का कहा। फिर हिंसा से बचने के लिए या अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए जो बेस प्रेमाइस है अपना, या अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के दृष्टिकोण से सोचें तो उसके लिए भी दिन में ही भोजन करना सही होगा। क्योंकि हम सभी इतना तो जानते हैं कि रात दिन के बजाय रात में जीवों की उत्पत्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। मतलब बहुत सरल सी बात है कि चाहे कितना ही उजाला कर लीजिए, आप हेलोजन लगा लीजिए, बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह कर लीजिए, लेकिन जीवोत्पत्ति तो रात्रि में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दिन में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अधिकतर कहाँ होगी कि भाई कोई डैम्प एरिया है, कहीं पे ज्यादा अंधेरा है, कहीं एकदम ही गीली जगह वहां पे हो। लेकिन इन जनरल ज्यादा जीवोत्पत्ति रात में ही होती है। और रात इसीलिए हमको बेस प्रेमाइस तो यही है कि उन जीवों आदि की रक्षण के हिसाब से हमको रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि रात्रि भोजन से इसके अलावा भी हम आगे बात करेंगे कि और भी कुछ लाभ तो है नहीं, नुकसान जरूर है। और एक और दृष्टिकोण ये कि दिन के समय में हवा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अधिक होती है, यानी उससे हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें भी हेल्प मिलती है। इसलिए भी रिकमेंडेड है कि दिन ही दिन में हमको भोजन कर लेना चाहिए। ये हमको बताया। अब साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा देखें। मैं थोड़ा हिंदी अंग्रेजी, क्योंकि उसी तरह से जब हम वैज्ञानिक पे जाते हैं तो अधिकतर सोर्स इंग्लिश में मिलते हैं, तो थोड़ा मैं भाषा भी इसमें मिश्र करूंगा। अब यदि देखें थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो क्या होता है कि इन द डे लाइट टाइम, यानी दिन के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं। उसके कारण, अल्ट्रावायलेट रेज होने के कारण हार्मफुल माइक्रोब्स जितने भी हैं वो कम होते हैं या फिर उनकी उत्पत्ति इतनी नहीं होती। और जैसे ही आपका सूर्यास्त हुआ, सनसेट हुआ, तो अल्ट्रावायलेट रेज तो है नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि जनरली किसी भी प्रकार के कीट पतंगे कुछ भी हो या छोटे जीव हो, उनकी उत्पत्ति
रात में बढ़ती है, जिसके कारण से आपका भोजन दूषित हो सकता है। और उसके अलावा उन जीवों का भी घात होता है जब हम सारे काम करते हैं आरंभ वगैरह के। और इसी तरह से देखें, कुछ स्टडीज हुई कि जब ग्रहण वगैरह का समय होता है ना, उस समय में हमारा जो स्टमक है, उधर है, वो खाने को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, जिससे कि बीमारियां बढ़ सकती हैं। यदि ये प्रोसेस मान लीजिए बार बार होती है, खाना यदि अच्छे से नहीं पचेगा, तो हम सभी को पता है कि जिस दिन खाना अच्छे से नहीं पचता है तो कोई ना कोई तरीके की तकलीफ होती ही है। तो ये यदि प्रोसेस हम रिपीट करते चलें बार बार, तो अपन सोचिए तैयारी किस तरफ कर रहे हैं, अपन बीमारियों की तरफ ही तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए इक्लिप्स बोल लो या फिर रात्रि का भोजन, ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए। अब और दृष्टिकोण से मैं देख रहा था कि आप NHS पे जाइए या फिर और भी हेल्थ केयर वेबसाइट्स पे जाइए। कई तो हम ये देखेंगे कि जो विशेष प्रसिद्ध लोग हैं, वो भी इसको प्रोफेस करते हैं कि हाँ, अर्ली भोजन करना चाहिए, है ना। भले वो जैनिज्म के दृष्टिकोण से नहीं कहते कि आलोकित पान भोजन, लेकिन अर्ली भोजन करने की, रात्रि का भोजन, वो बात तो जरूर करते हैं। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इससे कैंसर की रिस्क कम होती है ना। उससे मोटापे की रिस्क कम होती है। और जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, आजकल काफी होती है, क्योंकि हम लोग ऑफिस वगैरह में या तो कॉफी वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं, या इन जनरल बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो कई लोगों को एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है। तो जितना अपन लेट खाएंगे, उतना एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ेगा। रात के समय में जल्दी खा लें तो एसिड अपना काम पहले ही कर चुका है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हैं। और फिर वैसे ही लाइट भोजन करें या जल्दी अपन भोजन कर लें शाम का, तो उससे ब्लड शुगर भी हमारी मेंटेन रहती है और हार्मोन साइकिल जो है बॉडी का, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी हम ऐसे देखें तो रात्रि भोजन का त्याग जो है वो हमारे बेनिफिट में ही है। अब इसके बाद ये देखें कि क्या सिर्फ हम ही हैं जैन जो इस बात को कहते हैं। तो उसमें भी कुछ एक जगह अपन यदि देखें तो खासकर जो भारतीय मूल के धर्म, हिंदू धर्म की बात कर लें अपन, तो उसमें भी कहीं कहीं रेफरेंसेस आते हैं। जैसे महाभारत में एक दो जगह जो आपको श्लोक दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कि रात्रि, जिन उन श्लोक का मैं सीधे अर्थ पे ही आता हूँ, उन समय बचाते चले, कि यदि रात्रि का भोजन करें तो वो मानव मर करके, महाभारत के हिसाब से कह रहे हैं कि वो मानव मर करके इस पाप के फल से उल्लू, कौवा, बिलाव, गीद, शंबर, सुअर आदि निकृष्ट त्रियंच योनि के जीवों में जन्म लेता है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद एक और कहा उसमें शांति पर्व में कि चत्वारि नरक द्वाराणि प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिकम। यानी नरक जाना है तो 4 रास्ते हैं, सबसे पहला उसमें कह दिया, महाभारत में कह रहे हैं ये, कि एक तो रात्रि भोजन, फिर पस्ती गमन, अचार मुरब्बा आदि खाना या जमी कंद का सेवन, ये करेंगे तो आपको नरक का द्वार खुला हुआ है। यानी सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, अन्य धर्मों में भी कहीं कहीं ऐसी मान्यता है। अब उसके अलावा हम एज अ प्रैक्टिस देखें, क्योंकि भले ही शास्त्रीय तौर पे कहीं भी कहा हो, लेकिन अब लोग उसको प्रैक्टिस करें नहीं करें। तो अब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था और प्रैक्टिकली भी मैंने ये देखा है कुछ स्थानों में जहां पर मैं गया हूँ, कि बहुत सारी जगह यूरोप में जो है वो अर्ली डिनर प्रमोट करती है। उनका पर्सपेक्टिव वो नहीं होगा जिस दृष्टि से हम जैन बात कर रहे हैं कि हमको रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। लेकिन यदि अपन देखें तो खासकर ये जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और ये मैंने खुद देखा है, नॉर्वे में जब मैं गया तो हम लोग यहाँ के हिसाब से अपेक्षा करके गए थे, तो वहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचे, जब 6-6:15 बजे रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जल्दी ऑर्डर कर दीजिए, हम बंद होने वाले। 6-6:15 बजे हमको वो कह रहे हैं रेस्टोरेंट में कि हम बंद करने वाले हैं, जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे डिनर टाइम ये 4:30 to 5:30। आप ऐसे ही देखिए, अधिकांश कंट्रीज जो हैं यूरोप में, सबका समय क्या है, भले ही उनका पर्सपेक्टिव अलग हो, 7 से 8 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, इस दक्षिण में है कुछ एक देश जिनका काफी लेट तक चलता है, बट
और अधिकांश अपन देखें अर्ली डिनर की प्रथा है। ये चीज उल्टा आजकल भारत में हमको देखने में नहीं आती, या फिर हम लोग खुद प्रोफेस करते हैं कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, रात में भूख लग जाएगी। वो लोग भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एक्सक्यूज नहीं आता है कि भूख लग जाएगी या इतने जल्दी कौन भोजन करता है। बहुत सारी जगह हैं, सिर्फ हम ही नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं भारत में हैदराबाद में काम कर रहा था डॉक्टर रेड्डीज में, तो काफी सारे बार कॉन्फ्रेंसेस या फिर कई बड़ी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, तो यहाँ यूरोप से गेस्ट आते थे। तो हमारे यूके से भी काफी गेस्ट आते थे, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफिस था उस समय डॉक्टर रेड्डीज का, यूरोपियन हेड ऑफिस। अब उसमें 3-4 बार ऐसी अलग अलग मीटिंग हुई। तो हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पॉल ब्यूमन, अब वो आए बार बार, और हर बार वो देखते थे कि आप लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाते हैं, अब उसके बाद डिनर हो गई, तो वहां पे भोजन ऑर्गेनाइज किया गया है। हर बार अपने यहाँ पे भोजन शुरू होता है रात को 8:30-9 के बाद, और आराम से वो 11 बजे तक चलता है, खासकर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की बात करें तो। अब ये बार बार हुआ। फिर उन्होंने एक बार मेरे को साइड में ले जाके पूछा कि योगेंद्र, डू यू डू दिस स्पेशली फॉर अस, और इज दिस अ नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर यू? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? तो उन्होंने कहा कि फॉर मी डिनर टाइम इज आई हैव टू बी डन बाय अराउंड 7-7:15 ish max, but when I see you always organize dinners after 8:30, which is too late for me. यानी वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने जब पूछा तो फिर हमारी हंसा मजाक में बात भी हुई। मैंने कहा हाँ, आपके ब्रिटिश कल्चर के पास में कुछ माइनॉरिटी है यहाँ पे मेरे जैसी, जो लोग अर्ली डिनर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उन डिनर्स में नहीं खाया करता था, तो भी शायद उनको एक अंदाजा हुआ हो और इसीलिए उन्होंने मेरे से पूछा हो। तो यानी वो लोग भी जिनको हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, इनका कोई धर्म कल्चर वगैरह नहीं है, बट सिर्फ यदि हम हेल्थ के हिसाब से भी देखें कि उनका एक ट्रेडिशन कि अर्ली डिनर्स करके फिनिश कर लीजिए, हम उल्टा कई बार प्रयास करते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। और जब हम करेंगे तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बाद में एक और अपना पर्सनल उदाहरण दूंगा, अभी के लिए अपन चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो ये रात्रि भोजन त्याग पे कुछ एक बातें, इसमें कुछ एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ कि जैसे अपन कई बार चर्चा करते हैं लोगों से, या अपन ही आजकल जस्टिफाई करने का प्रयास करने लगे जैनों में से, कि जब रात में आजकल तो बिजली उपलब्ध है, तो बिजली के द्वारा बड़े बड़े लाइट वगैरह लगा के दिन के जैसा प्रकाश हो सकता है, रात में भोजन करने में क्या समस्या है? पहले नहीं दिखता होगा, पहले नहीं थी लाइट, तो इसमें समस्या क्या है? या फिर एक और दृष्टिकोण कि चलिए साहब, हम नहीं करते हैं रात्रि भोजन, लेकिन मान लो किसी दिन ऑफिस से लेट हो गए, कहीं अटक गए और रात में सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर पाए, तो दूध फल आदि ले सकते हैं क्या, या इसमें कम दोष लगेगा क्या? तो ये कुछ प्रश्न है, या तो अपन बाद में चर्चा कर सकते हैं, या अपन स्वयं ही मनन करें। अभी के लिए अपन अगले विषय पे बढ़ते हैं, इसी में आहार चर्चा पे, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार, है ना। अब भक्ष्य अभक्ष्य जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अपन हर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जस्ट बिफोर अपन इसमें जाएं, एक जनरल पर्सपेक्टिव, जब मैं पढ़ रहा था इस विषय के बारे में, वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, तो वेजिटेरियन जो है वो अपने आप में बड़ा वाइड बास्केट, जिसमें अलग अलग तरह के वेजिटेरियंस आ जाते हैं। ओवो वेजिटेरियंस यानी कि जो अंडा खाते हैं और बाकी सारे वनस्पति जन्य वस्तुएं खाते हैं, बाकी मीट वगैरह नहीं खाते हैं। और फिर लैक्टो वेजिटेरियंस यानी जो बाकी सब वनस्पति जन्य वस्तुएं खाते हैं और साथ में दूध और दूध से बने वाले पदार्थ खाते हैं। और फिर लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस, है ना, यानी कि जो अंडा भी खाते हैं, दूध से बनी वस्तुएं भी खाते हैं, और बाकी सारी जिनको हम वेजिटेरियन कहते हैं वो। और फिर चौथा जो वेरिएशन है वीगनिज्म का। वीगनिज्म हम सब जानते हैं कि उसमें बिल्कुल आजकल प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह का यदि जो एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट है, दूध हो कुछ भी हो, उसको प्रमोट नहीं किया जाए। और इस चीज पे बहुत सारा एम्फेसिस जैनियों के माध्यम से भी आ रहा है। बहुत सारे जैनी भी अब इसको कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय रूप से देखें हम तो दूध लेने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न हम जिसको कहें डेयरी प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें जिस तरह से
जो भी जिन भी जानवरों का दूध लिया जाता है उनको जिस तरह से इम्प्रेग्नेट किया जाता है, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, यानी सिर्फ उद्देश्य जो है शोषण है कि कितना मैक्सिमम इनसे प्रोडक्शन हो जाए। पुरानी प्रैक्टिस में हम ये बात कर सकते हैं कि भाई तब दोहन की प्रक्रिया थी कि हाँ हमको इस गाय का उतना ही अच्छा ख्याल रखना है, इसको हमको प्रेम से रखना है, और फिर उसके बाद जितना दूध आदि मिल जाए बढ़िया है। उसका प्रयोग मतलब उसमें ये भी नहीं कि बछड़े का हम कोई भाग छीन रहे हैं उसके बाद। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है, यदि हम देखें तो कई जगह पे बहुत हमको दुखदाई जो कहें उसको दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी एक चीज प्रमोट हो रही है कि वीगन ही क्यों ना बन जाए, और वो अपने अपने श्रद्धा का विषय है। लेकिन ये एक बेसिक प्रेमाइज कि हम कहाँ पे आते हैं, तो या तो जैनी वीगन कैटेगरी में फिट होंगे या फिर लैक्टो वेगनिज्म। जैनी यानी जो जैनी भोजन पद्धति से को प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करें सो बात अलग। चलिए अब भक्ष्य भक्ष पे विचार करते हैं। तो भक्ष्य भक्ष की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भक्ष्य क्या, यानी जो खाने योग्य, वो डिफाइन करेंगे अपन आगे। और अभक्ष्य यानी जो खाने योग्य नहीं, वहां मैं नहीं लिखना भूल गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो खाने योग्य नहीं वो अभक्ष्य। अब इसमें शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में अंतरंग परिणामों की प्रधानता है। लेकिन अब ठीक है अंतरंग परिणाम, लेकिन हम मान ले ये कहें कि हमारे परिणाम तो शुद्ध है चाहे जो खाएं हम, है ना। ऐसा कई लोग विचार करते हुए भी मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा भोजन जो है उसमें निमित्त है, इसलिए भोजन में भी भक्ष्य भक्ष्य का विवेक रखना बहुत जरूरी है। कुछ ब्रॉड कैटेगरीज ले लें हम कि मध्य मास मधु, है ना, ये, या फिर नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, ये जो है हिंसा मद और प्रमाद उत्पादक होने के कारण बहुत बड़ी विकृतियां हैं। लेकिन इसके अलावा पंचदंबर फल, कंदमूल, पत्र पुष्प जाति की वनस्पतियां भी जो हैं वो त्रस जीवों की हिंसा होती है चूंकि उसमें, तो उसके स्थान या अनंत कायिक होने के कारण अभक्ष्य माने जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रॉड कैटेगरीज बात करें तो बासी भोजन हो गया जिसमें रस चलित यानी कि स्वाद वगैरह बिगड़ गया है, स्वास्थ्य में जो समस्या करता है, अमर्यादित है, इसको हम और चर्चा करेंगे अगले पेज पे। या फिर जिसके बारे में हमको डाउट है, पता नहीं है, जो साफ की नहीं गई है, ऐसी भी वस्तुएं खाने में अभक्ष्य मानी जाती है। और एक और कैटेगरी हम सुनते हैं कि दाल में दूध या दही का यदि संयोग हो गया तो वो द्विदल संज्ञा वाला अभक्ष्य हो जाता है। द्विदल जो है बहुत से लोग फॉलो करते हैं नहीं करते हैं सो दूजा विषय है, लेकिन उसको भी अभक्ष्य बताया गया है। तो जो भी यदि अपन विचार करें कि हमको व्रती की तरह रहना है या जैन धर्म के गाइडलाइन का पालन करना है, तो इनका अपने को त्याग करके शुद्ध अन्न जल का ही ग्रहण करना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन अपन देखें तो अब अलग अलग तरीके से बताएं, लेकिन ये काफी फेमस वाला है कि अभक्ष्य 5 प्रकार के हो गए: रसघात कारक, प्रमादवर्धक, बहुघात कारक, अनिष्ट कारक और अनुप्यसेव। त्रसघात कारक यानी क्या कि जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात हो, जैसे कि बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, मांस, ये फल। और फिर उसके अलावा मांस, मधु या फिर अमर्यादित भोजन या जिसमें घुन वगैरह लग गए हों, है ना, कीड़े लग गए हों, ऐसा भोजन, क्योंकि उसमें उन त्रस जीवों का घात होगा। जीव का घात हो रहा है वो तो बहुत स्पष्ट है कि वहां पे वो वस्तु नहीं खानी। फिर अब ये जीव का घात वाली तो समझ में आ गई डायरेक्ट, जिसको हम हमेशा वायलेंस या घात के दृष्टिकोण से देखें। अब उसके बाद कहा कि प्रमादवर्धक चीजें भी, यानी जिसको खाने से प्रमाद और आलस्य आता है कि आप अपने सेंसेस लूज करते हैं, आप जिसमें आप सावधान नहीं रह पाते हैं, जैसे कि क्या कि शराब हो गई, किसी भी तरह की बियर वाइन वगैरह भी उसमें आ गए। नहीं तो कई लोग ये आर्ग्यूमेंट लेते हैं कि भैया इसमें तो परसेंटेज इतना ही है, ये तो क्लासीफाई भी नहीं होती शराब में। नहीं, कोई छूट अलाउड नहीं है। भी शराब हो गई, गांजा, भांग आदि किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनसे कि आपको प्रमाद या आलस्य आता है, वो प्रमाद वर्धक अभक्ष्य हो गया। फिर बहुघात कारक, जिसमें फल तो कम मिले
है ना, यानी सत्व जो आपको ग्रहण करना है वो तो कम मिले, और बहुत सारे त्रस्त जीवों का घात हो उसमें, उसको नहीं लेना है। जैसे कि गीली अदरक, जो साधारणतः हम लोग अदरक देखते हैं, मूली हो गई, नीम के फूल, केवड़े के फूल, मक्खन हो गए, और सारे तरह के जमीकंद, जमीकंद पे हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। ये सब किसमें आते हैं? बहुघात कारक, की जिसमें बहुत सारे त्रस्त जीवों का घात हो रहा है। तो भले ही वो वनस्पति से आ रहे हों, लेकिन उनको अभक्ष्य कहा गया है। अनिष्ट कारक यानी कि जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध हैं, यानी क्या कि भैया आज तबीयत खराब है, खांसी है और दही खा लो, तो ये तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो उस दिन, उस समय जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए दही भी अभक्ष्य हो गया। नहीं तो दही साधारणतः खाते हैं लोग। या फिर बुखार में घी का सेवन, हृदय रोग हो गया है, उसमें घी और तेल का सेवन। कोई भी अपन देखते हैं हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हो, डॉक्टर भी कहता है कि भैया घी तेल कम कर दो, और उससे उल्टा खाओगे तो आपके लिए अभक्ष्य है। डायबिटीज में शक्कर हो गई, टाइफाइड हो गया, तो उस समय कहते हैं कि अन्न मत खाओ, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तब नमक कम कर दो या मत खाओ। तो जो भी अपने लिए अनिष्ट कारक है, अपने लिए सही नहीं है, उसको अनिष्ट कारक अभक्ष्य कह दिया। या अनुपसेव्य, ने जो सज्जन पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है, साधारणतः घृणात्मक चीजें, जैसे कि गोमूत्र हो गई, कई लोग कहते हैं उसका भी सेवन करना चाहिए। शंख चूर्ण हो गया, पान का उगाल, किसी ने उगाला किसी को खिलाया, लार मूत्र, विष्ठा खक्कार आदि किसी भी तरह की वस्तु, ये तो बहुत साधारणतः अपने को समझने वाली बात है कि ये अपने लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसके बाद और भी तरह से देख सकते हैं अपन अभक्ष्य अभक्ष्य को, कि जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टिकोण से। यानी कि द्रव्य कैसा? जैसे किसी ने प्रासुक भोजन बनाया, भोजन तो अच्छा बना था, लेकिन उसमें अभी कुत्ता या बिल्ली ने झूठा कर दिया, मुंह मार गया कोई प्राणी, तो आप वो भोजन करेंगे क्या? नहीं, वो आपके लिए अभक्ष्य हो गया। या फिर मान लीजिए उसमें कुछ अशुद्ध वस्तु गिर गई, बनाया तो था, उसमें टेबल से कुछ लुढ़क के गिर गया, तो वो द्रव्य दृष्टिकोण से आपके लिए अभक्ष्य हो गया। फिर क्षेत्र यानी अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करना, या इसको अपन ऐसे भी एक्सटेंड कर लें कि वहां बैठ के भोजन बनाना भी अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, कि जो गंदी जगह पे, अपवित्र जगह पे बना। फिर काल, जो पदार्थ स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से चलायमान हो गए हैं, यानी कि या तो उसका फील बदल गया है, उसका स्वाद बदल गया है, उसका गंध बदल गई है, या उसका कलर बदल गया। ये तो जनरली साधारणतः अपन लोग कर ही लेते हैं कि देखने में ठीक नहीं लग रहा, नहीं खाएंगे, है ना। मर्यादा के बाहर है वो पदार्थ अभक्ष्य है। मर्यादा जो विषय है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वो कई बार होता है कि हाँ हम लोग ढील ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें तो बहुत साधारणतः देखने में आती है कि हम फॉलो कर लेते हैं। फिर भाव, कि भोजन बन करते समय वो भोज्य वस्तु जो है, मान लीजिए ऐसा भाव आ गया कि ये मांस की जैसी, या फिर इसमें रुधिर या मदिरा के सदृश है, तो ऐसा जैसे ही विचार आ गया, उसी क्षण वो भोजन आपके लिए अभक्ष्य हो गया। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जैसे अब गमीज आती है, तो उसको कहते हैं, बड़े अच्छे से देते हैं बच्चों को, गमी बेर। तो भाई मैं बेर खा रहा हूँ, और भी शेप में आती है कि लुक यू आर ईटिंग फिशी, है ना। भले ही वो आती किसकी है, शक्कर की आती है, लेकिन विचार क्या बना कि भाई ये मछली शेप में है, खा लो। विचार आपका गलत हो गया, तो वो आपके लिए अभक्ष्य हो गया। या फिर आजकल कई डिशेस होती हैं जो मतलब ये कहें कि सबको स्वाद तो चाहिए, तो वो नॉन वेज साधारणतः बनती है, तो उसका वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है ना, वेज सॉसेजेस, या और भी ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। तो ऐसा जैसे ही आपके मन में विचार आए कि हाँ भाई इसमें हमको मांस, रुधिर या मदिरा के सदृश कोई चीज होने का भाव आ गया है, तो वो अपने लिए अभक्ष्य मान ली जाएगी। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आता है 22 की, ओला घोर बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपर उमर कठोमर, आकर फल या होय अजान, कंद मूल माटी विष आमिष, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अभक्ष्य बखान। अभी तक जो चर्चा करी है उसमें कहीं ना कहीं ये कवर हो गए हैं, पर ये भी एक तरीका है भक्ष्य या अभक्ष्य को देखने का। अब इसको अपन देखते हैं कि इन प्रैक्टिस अपने को कैसा देखने में आता है। ये सारे जो अपन ने क्लासिफिकेशन या तरीका कहा,
अब जैसे त्रस घात कारक जिसको कहें, जिसमें हमने क्या कहा था कि जिसमें त्रस जीवों का ही घात हो जा रहा है तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज हम देखते हैं कि इन जनरल, सिर्फ जैनियों की नहीं, इन जनरल कहें कि जहाँ पे एक्सेप्ट विजिबली ऐसा लगता है कि सड़ गया है, खराब हो गया है, इसके अलावा जनरली लोगों को रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसमें कि हाँ ठीक है, रखा है, ठीक लग रहा है, स्वाद ठीक लग रहा है, गंध ठीक लग रही, खा लेते हैं। अब प्रमादवर्धक जो वस्तुएं हैं उन पे लोग सेवन तो करते हैं, लेकिन जनरली अपन बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कोई भी, जैसे मैं देख रहा था तो NHS UK की बात करें, उसमें ही रिकमेंड किया था कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं कि ऐसी वस्तुएं अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल की बात कर लें हम या रिक्रिएशनल ड्रग्स की, उसको अवॉइड करना चाहिए। वो टोटल बैन नहीं करते हैं, अवॉइड का तो सभी रिकमेंड करते हैं क्योंकि भाई इससे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, कैंसर, लिवर डिसीजेस, सब कुछ बहुत सारी इसमें हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो ये देखते हैं कि हाँ प्रमादवर्धक वस्तुओं पे जनरली एक रेस्ट्रिक्शन है। अब लोग उन्माद में, मस्ती में कई बातें करते हैं, सो बात अलग। अब बहुघात कारक, बहुघात कारक का कंसेप्ट मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है लोगों को समझने के लिए, इसलिए बहुत ही रेयरली हम देखते हैं कि कोई और भी प्रैक्टिस करता हो। इवन जैन्स में भी इसकी समस्या का संख्या कम दिखने में आती है कि कोई बहुघात कारक वस्तुओं का त्याग करे। अनिष्ट कारक वस्तुएं, अनिष्ट कारक हाँ, क्योंकि सबको अपना स्वास्थ्य प्रिय होता है, जब तबीयत बिगड़ती तब समझ में आता है कि भैया नहीं, जल्दी ठीक होना है, इसलिए डॉक्टर ने कह दिया, हेल्थ प्रोफेशनल ने कह दिया 4 दिन तक ये नहीं खाना है, या फिर खुद ही समझ में आ जाता है आज तो गला बैठा हुआ, कहाँ दही खाएंगे, तो ऐसी चीजें अपन अवॉइड कर लेते हैं इन प्रैक्टिस। अब अनुपसेव्य जो है वस्तुएं वो भी कॉमनली फॉरबिडन है, क्योंकि ऐसी जो घृणात्मक चीजें हैं अपन देखते हैं कि नहीं कोई खाता है, इसलिए अक्रॉस रीजन्स या रिलीजन्स नहीं उनका कंजम्पशन होता। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से भी देखें तो द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो हाइजीन जनरली जो है हर कंट्री का अपना एक फूड या हेल्थ कोड होता है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह पे लागू होता है, जो आपको मैंडेट करता है कि आपको कैसा फूड रखना है, कितने दिन तक आप दे सकते हैं इसको वगैरह, वो मैंडेट करता है। सेम चीज क्षेत्रों पे कि अलग अलग जगह पे जैसे भी रूल होंगे, तो भाई आप यहाँ पर ऐसे यदि मान लो कहीं पे कचरे का प्रोसेसिंग है या कुछ है, उसके आसपास आप भोजन नहीं बना सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। काल की दृष्टि से देखें तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो देखते हैं हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट होती है। अब वो अलग बात है, जिस दृष्टिकोण से हम मर्यादा की बात करते हैं भोजन की, जो हमको शास्त्रों में बताया गया कि अपन तो आटे की बात कर लें, आजकल जो पैक आता है हम सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या उसमें शास्त्रों में जो रिकमेंडेड है वो मर्यादा वगैरह का पालन होता है? सो कहना कठिन है, कठिन क्या नहीं होता है अधिकतम, लेकिन एक एक्सपायरी डेट एग्जाम्पल हो गया कि काल रूप से अभक्ष्य किसको कहेंगे, वो प्रैक्टिस में आता है कहीं ना कहीं। और भाव, भाव दृष्टिकोण से देखें तो बड़ी इंडिविजुअल चॉइस है, और अधिकतम अपन यहाँ पे गाफिल हो जाते हैं कि खा लो, आनंद आ रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, बढ़िया इंटरेस्टिंग शेप दिख रहा है, खा लो। तो ये प्रैक्टिकल रूप में अपन देखते हैं। अब इसमें से कुछ एक टॉपिक्स जो अपने काफी चर्चा में आते हैं उन पे चर्चा करते हैं, एक 5-7 मिनट और लगेंगे। अब एक विषय जो आता है सबसे कॉमन, भाई जमी कंद का निषेध क्यों, आलू क्यों नहीं खाना, है ना। अब उसमें बेस प्रेमाइस ये है कि जितने भी जमी कंद होते हैं, रूट वेजिटेबल्स, उनमें जमी कंद यानी उनके रूट्स के आश्रित जो है बहुत सूक्ष्म निगोदिया अनंत जीव होते हैं। अब इसको स्थूल रूप से भी देख सकते हैं अपन कि भाई जिस पौधे की काफी अंदर तक रूट्स जा रही हैं, हम आलू कह लें, मूली कह लें, गाजर कह लें, इनको टोटली प्लांट को अपरूट किया जाता है। यदि आपको उसको कंज्यूम करना है, टोटल प्लांट को निकालना है। अब वो जो जमीन में गड़ा हुआ है उस पे कितने त्रसजीव आश्रित रहते होंगे, और वो प्लांट अपने आप में खुद उस रूट पे आश्रित है जो कि अपने निकाल लिया। तो स्थूल रूप से भी देखें तो बहुत जीव उस पे आश्रित है, प्लांट अपने आप में, और फिर आगे और अपन चर्चा करेंगे। तो वो, और फिर सूक्ष्म दृष्टि से कहें तो जो अपने को आचार्य भगवंतों ने बता रखा है कि भाई इतने निगोदिया जीव होते हैं कि वो सारे, उनका आश्रय आपने छीन लिया,
अब एक और इसके अलावा ये भी कहा कि एक निगोतिया जीव के शरीर में अब तक जितने सिद्ध हो गए उससे अनंत गुना जीव हो सकते हैं, यानी कितने जीव आश्रित होंगे एक ही रूट वेजिटेबल पे, जमीकंद पे। अब दूसरा प्रश्न कई बार आता है कि ठीक है जमीकंद कहा था लेकिन आलू तो कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में नहीं आता। तो आलू शब्द जो है हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं आता, क्योंकि ये भारतीय मूल की सब्जी ही नहीं है ना, वेजिटेबल भारतीय मूल का है ही नहीं। लेकिन जिस प्रजाति की है वो तो आता है जमीकंद, उसका हमारे शास्त्रों में निषेध है। उसमें सीधा सीधा विधान लिख दिया कि जमीकंद है यानी अनंत कायिक है ना, कि एक ही शरीर में अनंत जीवों का वास, यानी एक आलू में अनंत जीव होते हैं। अब आलू में ये सारी बातें अपने को दिखने में आती है क्योंकि जमीकंद का निषेध कर दिया है, तो आलू अब कंद है, ये तो बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं, आलू भी वैसे ही जमी से निकलता है, तो इसलिए वो जमीकंद ही होगा, इसलिए उसको खाने से हमको निषेध किया गया। अब आलू में एक और विशेषता होती है, जब अपन कई बार देखते हैं कि दूसरी सब्जियों और उसमें क्या फर्क होता है, तो एक और विशेषता अपन देखें कि आलू आप बाहर रख दीजिए 20 दिन 30 दिन भी रह जाएगा, उस आलू में और कोपलें फूटने लग जाएगी, वो और स्प्राउट होने लग जाएगा। सड़ता बहुत कम है आलू। बाकी सब्जियां आप रख दीजिए हफ्ते भर में, 4 दिन में, कई तो 3 दिन में सड़ जाएंगी, विदर आउट हो जाएंगी, आप उनको फेंक देंगे। आलू के साथ ये नहीं होता है, सूखता नहीं है, बल्कि उसमें और जीवोत्पत्ति होने लगती। दैट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल कि उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति है। सो एक ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भिंडी खाते हैं, टिंडा खाते हैं, ये भी तो वनस्पतियां हैं, क्या उनको हर्ट नहीं हो रहा है क्या? गाजर मूली खाने में ही आपको दोष दिखता है? तो उसमें भी कह दिया कि भैया दोनों वनस्पति हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। एक वनस्पति को साधारण अनंत काय कंदमूल कहते हैं और दूसरी को प्रत्येक कहते हैं। ये शायद कभी चर्चा भी हुई होगी, लेकिन अपन यहाँ पे बात करें, जो वनस्पति को अपन अनंत काय कंदमूल कहते हैं, उसमें लॉट्स ऑफ यानी इनफाइनाइट, अपनी भाषा में तो कह दिया अनंत, समझे तो यानी कि आप काउंट भी नहीं कर पाए, इतने जीव होते हैं, और गिनने जाए तो गिन नहीं पाएंगे। आलू के कई जगह पे तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं मुनि आचार्य वगैरह कि आलू के एक पॉइंट पर सुई की नोक से टच करो, उतनी जगहों में असंख्य शरीर रहते हैं, और असंख्य शरीर में, शरीर की बात हो रही है, और उस हर शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कितने जीवों का घात है। अब ये मतलब बात खरी खरी ये है। उसके बाद अपन प्रैक्टिस क्या करें, सो पर्सनल चॉइस है। अब जहां आलू के एक पॉइंट की जीव सृष्टि इतनी ज्यादा है, वहीं जैन दर्शन कहता है कि आप उसका ऑल्टरनेट कई बार अपन यूज करते हैं, क्या? केला। तो केले को लेंगे तो केले के गुच्छे में, पूरे गुच्छे में एक जीव होता है, यानी कितना कम आपका जीव घात हुआ। और गुच्छे से केला अलग हुआ, वैसे ही वो निर्जीव बन जाता है। वैसे ही भिंडी ले लो, टिंडा ले लो, इनमें जीवों को गिनने बैठेंगे तो क्या गिनती, एक साधारण दृष्टि से कि भाई जहां पे भी जीव उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें जितने बीज हैं उतने जीव हैं, फिर भी गिनने योग्य है ना। इनकी स्थिति उनकी जैसी नहीं है जहां पे कि अनंत जीवों की उत्पत्ति है। सो इसलिए कंदमूल का निषेध किया गया है। तो ये तो अपना शास्त्रीय दृष्टिकोण से हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम एक और आता है, खासकर आलू का, क्योंकि इतनी फेमस चीज हो गई है कि इसको आप चाहे जो कर ले, इसको उबाल कर खा लें, तल कर खा लें, इसमें नमक डाल करके खा लें, किसी के साथ मैश करके खा लें, तो बहुत कंजम्पशन है। अब इसी को हम जब देखते हैं, और अच्छे खासे आप जितनी हेल्थ वेबसाइट्स पे जाएंगे, जनरली कभी आपको मान लीजिए शुगर की कंडीशन हो गई, मोटापे की हो गई, एक जनरल रिकमेंडेशन आता है अवॉइड पोटैटोस, है ना। अब उसमें क्या क्या कुछ चीजें मैं पढ़ रहा था, वही यहाँ पे रिप्रोड्यूस की मैंने, कि 1 कप यदि हम आलू ले लें, पोटैटो, उसका ब्लड शुगर पे वही इफेक्ट होता है जो कोका कोला का होता है या जेली बीन्स का होता है। कोका कोला या जेली बीन्स का इफेक्ट क्या होता है, अपनी ब्लड शुगर पे बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा हिसाब होता है, कि अचानक से शुगर बढ़ी साहब, अचानक से कंज्यूम हुआ सारा, शुगर कम हो गई, तो उसमें इफेक्ट क्या होगा कि जब आपकी बॉडी को अचानक शुगर मिली, बॉडी को अच्छा लगता है क्योंकि अब एनर्जी आ गई है, और जब वो तुरंत थोड़ी देर में घटती है तो आपको फिर से भूख लग गई साहब, यानी इन इफेक्ट आप खाएंगे ज्यादा ही,
भले ही टेस्टी वस्तु लग रही है लेकिन आप खा रहे हैं ज्यादा, और ज्यादा खाने के नुकसान हम सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में यदि आप इस तरह की चीजें खाएंगे जो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाती है, सो उससे मोटापा, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई या हार्ट की दूसरे डिसीजेस होने की संभावनाएं होती है। और एक और लॉन्ग टर्म स्टडी की गई, मैंने कुछ एक लिंक्स भी शेयर करी हैं या बाद में मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें बताया गया कि फ्रेंच फ्राई इनटेक, फ्रेंच फ्राई बड़ा कॉमन वो है आलू का प्रकार, सो उसमें डायबिटीज की ज्यादा रिस्क होती है। और यदि आपको ये कम करना है तो बनिस्बत उसके आप होल ग्रेन्स खाइए। यहाँ तक कि कहते हैं कि भैया आप चावल खा लो एक बार का, जैसे कई लोग डायबिटीज में चावल भी अवॉइड करते हैं, तो कहते हैं चावल खा लो एक बार का, आलू नहीं खाना, ज्यादा नुकसान करेगा। अब उसी में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि आप आलू की जगह क्या खा सकते हैं, तो आप ब्राउन राइस खा लीजिए, किनवा खा लीजिए या बीन्स खा लीजिए। सो इनमें प्रोटीन वगैरह जो भी आपको मिलना है सो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। अब आखिरी के 3 टॉपिक, क्योंकि सब अपन कवर नहीं कर पाएंगे, मद्य, मांस और मदिरा, इनको कवर करके मैं रुक जाऊंगा। अब मद्य त्याग के बारे में क्या कहता है कि मद्य जो है, शराब, वो मन को मोहित करता है और मोहित चित्त होकर के व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, और धर्म को भूला हुआ वो जीव निशंकपने से हिंसारूप आचरण करने लगता है। बहुत साधारण सी चीज है, किसी को देख लीजिए, जब शराब बहुत ज्यादा पीली चढ़ गई, उसके बाद हम बिहेवियर देखते हैं कि ना वाणी का संयम रहता है, ना किसी से लड़ाई शुरू हो गई तो फिर वहां पे लड़ाई में कोई आवा विचार नहीं कि हमने क्या कह दिया, किसको पीट दिया, क्या कर दिया। और बाकियों का छोड़े, अपन अपने ऊपर कितनी हिंसा कर रहे हैं ऐसे पदार्थों का सेवन करके, अपना स्वास्थ्य तो खराब कर रहे हैं। अब उसके अलावा ये शराब बनती कैसी, तो कहते हैं कि रस द्वारा उत्पन्न हुए अनेक एकेंद्रीय जीवों की ये मदिरा जो है, एकेंद्रीय जीव योनिभूत है, इसलिए मद्य सेवन करने वाले को हिंसा अवश्य होती, क्योंकि इसकी प्रोसेस में ही बहुत हिंसा होती है। अब उसके अलावा और क्या आता है जब आप मद्य सेवन करते हैं? अभिमान, भय, जुगुप्सा, रति, शोक, काम, क्रोध, जितने हिंसा के भेद हैं वो सब मदिरा के निकटवर्ती हैं। यानी आप कंज्यूम कीजिए साहब, ये तैयार बैठे हैं आपके पास आने के लिए, आप क्योंकि गाफिल हो जाते हैं उन क्षणों में। तो अब एक और तरीके से समझाने की कोशिश की कि भाई सड़े गले पदार्थों से बन रहा है, फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन भी ऐसा नहीं कि हाँ क्षणिक, चलो अभी 2 घंटे में वस्तु तैयार हो गई, उतना फर्मेंटेशन हुआ। यहाँ पे इतना घात हो रहा है जीवों का कि महुआ हो गया, अनाज, फल, फूल अलग अलग तरीके से बनती हैं, सो उनको सड़ा करके उसमें अनंत जीव राशि उत्पन्न होती है, जिससे असंख्यात जीवों के कलेवरों का रस उसमें आता है। ऐसा अपवित्र वस्तु है मद्य। अब इसमें ऐसी वस्तु का, अब इसमें सारी भी आ गई। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि भैया वो देसी शराब होती है जो ठेके वाली होती है वो तो ठीक है, नहीं। कहीं इंग्लिश की भी बात करें, कोई ये कहने लगे कि वाइन नहीं होती है साहब, वाइन तो ठीक होती नहीं। किसी के लिए भी छूट नहीं है कि ये सब कुछ आपके लिए त्याज्य है। अब वैसे ही मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहा था फिर उसमें कि हाँ देखें तो प्रोसेस क्या है, अपन इसमें देखें तो ये जनरली वाइन की बात कर लें, ऐसे ही और भी प्रकार के लिकर्स का तैयारी होती है। भाई अंगूरों से शुरुआत हुई, उन अंगूरों को जो है फिर प्रेस करके उसका रस बनाया गया। अब उसके बाद आई फर्मेंटेशन की प्रोसेस, और ये फर्मेंटेशन शॉर्ट टर्म नहीं होती, काफी लॉन्ग टर्म। उसमें यीस्ट भी ऐड किया जाता है, यीस्ट वैसे ही आपके लिए अभक्ष्य हो गया। और कई दिनों के आराम से उसमें जब फर्मेंटेशन हो गया, कई उसमें जीव पड़ गए। भले ही स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि देखें तो ठीक है भैया, कोई कहेगा कि हमारी प्रोसेस जो है बहुत अच्छी है, इसमें आपके लिए हेल्थ के लिए टॉक्सिक बन जाए ऐसी प्रोसेस नहीं होती, मान लिया। लेकिन विचार तो करें, अपन जैन है कि कितने जीवों का उस प्रोसेस में घात होता होगा। और फिर अल्टीमेटली उसकी एजिंग भी होती है। कई शराबें तो होती हैं कि भैया उनकी बिक्री इसलिए है 30 साल पुरानी। विचार करें कि हम मर्यादा की चर्चा करते हैं और 30 साल पुरानी ज्यादा कीमत पे लेकर के व्यक्ति कंज्यूम करता है। तो ये मद्य त्याग हमारे लिए आवश्यक है। मांस का त्याग में क्या आ गया कि 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक औदारिक शरीरधारी सभी जीवों के मृत
कलेवर को मांस की संज्ञा दी है। यानी कोई भी वनस्पति जन्य छोड़ दीजिए आप, या उसके अलावा जितने भी जीव आदि हैं उनको यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया कुछ भी हो, तो आपको उसमें मांस की संज्ञा दी है। और मांस चाहे जिस अवस्था में हो, उसमें कोट्यावधि जीवों की सतत उत्पत्ति होती है। कि कई लोग ये कहते हैं कि हाँ साहब, मांस तो हम मार्केट से ले आए थे, अब उसको अच्छा पकाया तो उसमें रह क्या गया होगा। आचार्य कहते हैं नहीं, सतत उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है। चाहे पका रहे हो, गर्म करके रखा हो, गर्म करके बाद में फ्रिज में रख दिया हो, उसमें जीवोत्पत्ति जारी है। और वो स्वयं जो है अधिकतम सारे मांस जो वो तो वैसे भी पंचेंद्रिय जीवों का घात करके आते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अंडा को भी उसी श्रेणी में रखा गया है। इसके सेवन करने वालों में उपदेश सुनने की भी पात्रता नहीं है, ऐसा कहते हैं। और मांस और अंडा के त्याग के साथ ही श्रावकों को वो सारे पदार्थ भी छोड़ने चाहिए जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो चुकी हो, जो मर्यादा के बाहर है। क्या एग्जाम्पल आएगा इसमें, जैसे कई बार च्युइंग गम हो गई या कुछ हो गया, इन सब में होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन, कई लोग कह सकते हैं कि साहब वो जीव तो मर गया था, हमने कहाँ मारा उसको, उसके बाद जिलेटिन नहीं, उसमें पहले संसर्ग था त्रस्त जीवों का, और उसको मारने के बाद ही वो उत्पत्ति हुई है, तो आप ये कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये मांस का हुआ। अब इसमें कुछ एक चीजें आती हैं कि जैसे एक ही बहुत कॉमन स्टडी आई है आजकल कि रेड मीट जो है खास करके, या फिर किसी भी तरह का मीट, अपन देखें किसी व्यक्ति को यदि हार्ट रिलेटेड कंडीशंस वगैरह हो, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ तो जनरली पर्ची आती है जिसको हम लीफलेट बोलते हैं हर दवाई के साथ, उसको यदि आप ध्यान से पढ़ें, हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री में हूँ, तो निश्चित रूप से कि आपको ये हुआ है, ट्राई टू अवॉइड मीट, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, ऐसे रिकमेंडेशन आते ही हैं साहब। अब उसी में कुछ स्टडीज के माध्यम से अपन बात करें तो एक स्टडी है उसमें कहा गया है कि ईटिंग रेड मीट ऑन रेगुलर बेसिस में शॉर्टन योर लाइफ स्पैन, जीवन कम करता है, यानी क्या किसी न किसी तरह से शरीर को घात करता है। अब ये फाइंडिंग ये भी सजेस्ट करती है कि मीट ईटर्स माइट हेल्प इम्प्रूव देयर हेल्थ बाय सब्सटीट्यूटिंग अदर हेल्थी प्रोटीन सोर्सेस, की दूसरे सोर्सेस पे आप स्विच कर जाएं, क्योंकि मीट बाय इटसेल्फ विल हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, है ना। अब उसके अलावा मीट खाने वालों में डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और कुछ तरह के कैंसर्स भी जो हैं ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। इसके अलावा एक मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा, शायद मैंने नीरज भाई से पहले कभी शेयर किया था, आप प्राइम पर एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, ईटिंग आवर वे टू एक्सटिंक्शन। उसमें बहुत फैक्ट्स के साथ और बहुत सारे एक्चुअल वीडियोस के साथ उन्होंने दिया है कि मीट प्रोडक्शन से हम अपने प्लानेट अर्थ पे, जहाँ पे हम रह रहे हैं इस पृथ्वी को, ही हम कितना हार्म कर रहे हैं, और किस तरह से हेल्थ की दृष्टिकोण से भी बताया, और उनका ज्यादा दृष्टिकोण इकोलॉजिकल है, तो उसकी भी थोड़ी सी अपन बात करें। कुछ एक, मैं सारा कुछ तो नहीं पढ़ूंगा, बट जनरली एक बताऊं कि मीट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारे जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसको भी कितना घातक है। कि पहली चीज तो इतना डिफॉरेस्टेशन, कितने जंगल काटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिन जानवरों को पालने के लिए आपको उनके लिए फीड बनाना है, उनको रखने के लिए स्थान बनाना है, ये सब जगह आएगी कहाँ से? सीधा सीधा काम होता है, जंगल काटिए, उसकी जगह पे फार्मिंग कीजिए। और फार्मिंग किस लिए? जानवरों को खिलाने के लिए, ये भी नहीं कि वो भोजन मनुष्यों के पास तक आ रहा है। अब इतने पेड़ जब कटेंगे तो उससे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज किस दृष्टि पर, कि इतना उसमें इम्पैक्ट है जितना कि सारे दुनिया में जितनी आज कार, ट्रक और एयरप्लेन्स चल रहे हैं, उससे जितना इम्पैक्ट होता है उतना ये सारे मीट प्रोडक्शन का इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। और फिर उसके बाद अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, काफी घना जंगल है यदि अपन जानते हैं तो, उन सबको सिरे से काट दिया जा रहा है, जिससे कि वो जंगल ऐसे हैं कि वो खुद ही बारिश करा लेते हैं, उसमें नई वनस्पतियां आ जाती होगी, लेकिन अब वो डिसबैलेंस हो रहा है, वो प्रोसेस टूट रही है, तो पेड़ जो हैं अपने आप से मर रहे हैं, जिसके कारण की और पोल्यूशन, और फिर उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जानवर है, उनके लिए स्थान ही खत्म कर दे रहे हैं, वो अपनी जगह से हट जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि जैसे ही एक स्पीसी हटती है, कोई ना कोई इम्बैलेंस तो आता ही है। फिर एक हमने जो बहुत रिसेंटली देखा है, कोविड-19 एग्जाम्पल वही है कि आपने अतिरेक किया, आप उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे अपने को नहीं जाना चाहिए था। कोई भी देख लो कि नए डिसीजेस
जो भी आते हैं उसमें से 3/4 कहते हैं कि वो एनिमल्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि हम उनके एरिया में जा रहे हैं। और फिर कटिंग डाउन और बर्निंग जो हो रही है फॉरेस्ट की, उससे वाइल्ड लाइफ भी हमारे पास आ रही है। ये कहा गया था कि ये किसी चमगादड़ से आया है, वो चमगादड़ आपके क्षेत्र में क्यों आए भाई साहब? आप उनके क्षेत्र में गए, और वो क्यों गए हो? क्योंकि आप मीट प्रोडक्शन के कारण ये सारी चीजें हटा रहे हो। और लास्ट पॉइंट कि मीट प्रोडक्शन इज सिंपली नॉट एफिशिएंट वे ऑफ ईटिंग। यदि आपको 1 किलो चिकन बनाना है तो उसको आपको लगभग 3.25 किलो जो है खाना खिलाना पड़ता है। 3.25 किलो उसकी जगह आप अनाज किसी और को खिला देते। सिंपली इनएफिशिएंट वे ऑफ ईटिंग। तो यदि हर कोई यहाँ पे प्लांट बेस्ड डाइट पे चले जाए तो वी नीड 75% लेस। 75% यानी आज यदि 4 पार्ट्स हो रहा है तो हमको सिर्फ 1 पार्ट जमीन लगेगी मनुष्यों के लिए सिर्फ अन्न उगाने के लिए। तो ये मांस का। और फिर आखिरी पॉइंट मधु, जिसको शहद भी कहते हैं। तो शहद जो है मधुमक्खियों का सिंपल प्रोसेस है कि मधुमक्खियां जो है फूलों पे जाती हैं, उसका पराग लेती हैं और वो अपने छत्ते में जमा करते जाती हैं, जिससे कि एक चिपचिपा सा मीठा सा पदार्थ जो है वो इकट्ठा करती हैं। वो उनका मल उत्सर्जन है। और वो किस पर्पस के लिए है? वो उनके अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। और ऐसी चीज को हम, जो जीव अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम अपने लिए रख लेते हैं। कैसे निकाला जाता है? इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ा अलग हो गई है प्रोसेस, लेकिन जनरली टिपिकली देखें तो आग लगा करके उसका छत्ता तोड़ लिया जाता है, सारी मधुमक्खियां दी जाती हैं। आपने किसी को उसके घर से निकाल दिया, किसी को यानी कितना हजारों की संख्या में उन मधुमक्खियों को भगा दिया जाता है, और फिर उस छत्ते को निचोड़ करके उसमें से मधु या शहद निकाला जाता है। अब सोचिए उसमें कितने अंडे क्रश हो गए, उन्हीं का रस इस शहद के साथ आपके पास आ रहा है। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि एक बूंद भी खाओगे तो 7 से 12 गांवों को जलाने के बराबर का पाप लगता है। इसलिए मधु या शहद का श्रावक के लिए त्याग अनिवार्य बताया है। और ये लास्टली कहूँ कि एक और, ये वीगन लोग काफी प्रमोट करते हैं कि इस हनी प्रोडक्शन जो है, इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी कितने तगड़े हैं। कि हाई डेंसिटी जो है कमर्शियल हनी बीज जिसको कहें हम, उनकी कॉलोनीज वो जो है नेटिव बी पॉपुलेशन को, क्योंकि क्या करते हैं कि जो भी बीज, जो भी मधुमक्खी जो है वो ज्यादा शहद बनाती है, उसको प्रमोट करते हैं। यानी आपने जो वहाँ की नेटिव मधुमक्खियां हैं, जो दूसरे जीव हैं जो कि पुष्प पराग पे डिपेंडेंट हैं, आपने उनको वहां से भगा दिया। यदि नेटिव कोई भी स्पीसी वहां से जाएगी तो क्या होगा? फिर से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। और कमर्शियल हनी ऑपरेशंस में भले ही वो छोटा हो, लेकिन उसमें वाइल्ड बीस पे की स्पीसीज पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि उनकी पॉपुलेशंस डिक्लाइन हो रही हैं। और हनी बीज जो हैं, उनका नेचर ही है कि ये जनरलिस्ट फॉरेजर्स हैं, यानी हर प्रकार के पुष्प जो हैं वहाँ पे, जो फ्लावर्स हैं उन पे वो जाएंगी और वहाँ से उनका पराग लेके आएंगी। अब यदि ये हनी बीज जहाँ पे नेचुरली नहीं भी होती थी, वहां भी आपने इंट्रोड्यूस कर दी, तो बाकी के जो भंवरे हैं, दूसरे तरह की मक्खियां वगैरह हैं, वो कहाँ जाएंगी? है ना? सिंपली उनके लिए भोजन की उतनी व्यवस्था नहीं, तो आप दूसरी स्पीसीज को भी हर्ट कर रहे हैं। और वीगन सोसाइटी एक और चीज कहती है कि द फूड रिप्लेसमेंट, कि आपको मैक्सिमम, यहाँ उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा शहद बनाना है, क्योंकि पैसा तो उसी से मिलेगा। तो वो शहद अब बनाने के लिए क्या करते हैं कि मधुमक्खियां खुद कंज्यूम नहीं करें तो उनको क्या दो? उनको शुगर दो साहब, जो कि उनका नेचुरल भोजन नहीं है। शुगर उनका नेचुरल भोजन नहीं है, तो मधुमक्खियों का हेल्थ इम्पैक्ट भी होता है। और लास्टली जो इंक्रीज नीड है प्रोडक्टिविटी के लिए, कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसमें ऐसी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं कि जीन पूल कम हो रहा है, क्योंकि वही जो बताया कि एक तरीके की मधुमक्खियां आप प्रमोट करते हो, बाकी मधुमक्खियां खत्म हो रही है, और इसके दूरगामी परिणाम बाद में ही देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ एक विषयों पे मैंने प्रयास किया कि अपन चर्चा करें कि श्रावक का आहार विचार आदि कैसा होना चाहिए। कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, या कोई प्रश्न है तो अपन उसकी तरफ चर्चा करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।
योगेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह से आपका उद्बोधन अमेजिंग, बहुत बढ़िया रहा, इतना ज्ञानवर्धन, बहुत ही अच्छा। और आपने जो आहार और विचार के ऊपर चर्चा की और इतने सारे सिद्धांतों को समझाया, बहुत ही बढ़िया रहा आपका एक्सप्लेनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमल अंकर वाईके अंकल से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने एक्सपर्ट कमेंट दें। फिर पिछली बार की तरह तुमने कहना कंफ्यूज कर दिया। हाँ जी अंकल। नहीं, फिर पिछली बार की तरह तुमने कंफ्यूज कर दिया योगेंद्र अंकल, वाईके अंकल। तो वाईके अंकल तो आप कौन से पहले अंकल? बोलिए, फिर इस बार आपने पहले बोला था, आप बताइए। नहीं, कमल भाई आप बोलेंगे? नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैंने कुछ चलते चलते सुनते सुनते कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। एक तो क्षमा सागर जी महाराज की बात हुई, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि योगेंद्र ने जो चीजें बताई, कई चीज मैंने नोट की जो मैं अपने स्वाध्याय के लिए, क्लास के लिए रखता हूँ, तो उसके लिए योगेंद्र को आशीर्वाद। दूसरा, योगेंद्र हमारे पहले बैच का फर्स्ट मीन्स टॉपर था। पहला जो हमारा मैत्री समूह का फंक्शन हुआ था, उसमें ही वाज अ टॉपर। ये हमारा तब से हम लोगों के साथ में है। वो टॉपर होने का एक ही फायदा हुआ है कि मेरा आप जैसे लोगों से कांटेक्ट बन गया। वो सबसे बड़ा फायदा था। नहीं, भैया ने बोला ना ये बात फर्स्ट बैच कुछ ऐसा था, तो टॉपर का नाम नहीं आ रहा था। उस मुझे ध्यान आया कि वो खाली फर्स्ट बैच का ही नहीं था, हमारा टॉपर भी था उस बैच का। अंकल योगेन भाई के लिए टॉपर बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही टॉपर हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं, पर कई लोगों को नहीं पता होगा ना। चलिए, दूसरा क्षमा सागर महाराज के दो प्रैक्टिकल चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक तो वो कहते थे देखो, वायलेंस खत्म तो तुम कर नहीं सकते, हर चीज में वायलेंस है और होगी, तो तुम्हारा एम होना चाहिए मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस। ये सिद्धांत अगर अपन रखें तो बहुत प्रैक्टिकल भी है और धार्मिक भी हो जाएगा। दूसरा, जब मैंने उनसे रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, जब मैं सर्विस में था, तो उन्होंने मुझसे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया कि तुम्हारे ऑफिस आवर्स क्या हैं। तो 6 बजे कुछ। ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे रेजिडेंस से? मैंने अक्रॉस द रोड। ठीक, तो ऑफिस आवर से विद इन हाफ एन आवर आप भोजन करेंगे। सनसेट से उसका रिलेशन नहीं रखा था महाराज जी ने स्टार्टिंग में, क्योंकि बोले तुम ऑफिस में रोजाना भूखे रह नहीं सकते, इसलिए जो भी ऑफिस आवर्स हैं, पर इतना मत करना कि घर आके फिर चाय बन रही है, पकौड़े चल रहे हैं, डिले कर रहे हो, वो मत करना। तो ये रात्रि भोजन का एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। एक मैं शेयर करूंगा कि हमारे जो नए बाजार मंदिर ग्वालियर में माली है, उन्होंने जैन है, वो बता रहा था कि साहब मैं तो रात्रि भोजन शुरू से करता, त्याग है मेरे। मैंने कहा तुम्हारा क्यों है? बोले गांव में लाइट होती नहीं थी, तो हम लोग दिन में खा लेते थे। मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ तो लाइट है, यहाँ क्यों नहीं खाता? अरे साहब इतने कीड़े आते हैं, अब तो बड़ा गंदा लगता है मुझे, मैं खा ही नहीं सकता। पूरी फैमिली ग्वालियर में आने के बाद भी जहाँ सफिशिएंट लाइट है, वो आज भी पूरा का पूरा परिवार रात्रि भोजन का त्यागी है। अब ये जो बताया था कि शादियों में क्या हाल होता है, तो उसमें एक अनुभव शेयर करूं। मेरी बड़ी भतीजी आगरा गई किसी शादी में, तो वहां फोटोग्राफी हो रही थी, तो उन्होंने वो लाइट ऊपर कर ली थी, तो उसमें फ्यूम्स निकल रही थी। तो हमारी भतीजी बड़ी प्रभावित हुई कि कीड़े बहुत आ रहे हैं, उनको भगाने के लिए ये फ्यूम्स छोड़ता है कैमरा। तो दामाद जी ने बोला ये कैमरा फ्यूम्स नहीं छोड़ रहा, उसमें जो कीड़े गिर रहे हैं वो जल जल के धुआं निकल रहा है। तो कितने कीड़े रात को गिरते हैं, खासतौर से सामूहिक में। महाराज जी हमेशा यही कहा करते थे, सबसे पहले सामूहिक का त्याग करो, बाजार का त्याग करो, सामूहिक का त्याग करो। दूधन, दूधन के बारे में शायद आपने दूध और दही दोनों बोला था, तो अपनी जो परंपरा है उसमें दही का दूधन माना जाता है, दूध का दूधन नहीं माना जाता।
ठीक करेक्ट कर लेंगे। बहुजीव घात, बहुजीव घात में जैसे आलू है, इसमें भी बहुजीव घात है, तो उसमें तरस नहीं लेंगे अपन, एक इंद्री तरस तो होंगे, लेकिन एक इंद्री का भी जब बहुजीव होंगे वो भी बहुजीव घात वाले ही आइटम में आएंगे। एक मुझे पॉइंट योगेंद्र का पकड़ में आया, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो बिल्कुल सही है, अंडरग्राउंड जमीन है, आसमान ऊपर है, जो हवा में रहते हैं, और जमीन से जो जितने ऊपर होंगे उनको लाइट ज्यादा मिलेगी, सूरज का तेज ज्यादा मिलेगा, तो उसमें जीव राशि कम होंगी। तो जमीन आसमान का फर्क तो आ ही जाएगा जमीन के अंदर में और जमीन के ऊपर वाली चीजों में। हमारे ग्वालियर में 2 बच्चे हैं और दोनों की शादी हाल में हुई है, और बड़ा चिक हुई कि हम लोग आलू यूज नहीं करेंगे शादी में, और विपक्ष ने, मतलब दूसरे पक्ष ने बहुत जोर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमने कहा अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो हम आपको आलू प्रोवाइड करेंगे, और सारे आइटम टिक्की ये वो जितने भी थे सब केले के बने, और सब लोगों ने इतना रेलिश किया और ये एडमिट किया कि हम तो ये समझते ही नहीं थे कि इसमें इतना टेस्टफुल चीजें बनती हैं। 100% दोनों शादियों में दूसरे साइड के जोर देने के बावजूद भी पूरे केले की आइटम बने और लोगों ने बहुत रेलिश किए, इंक्लूडिंग यंगस्टर्स। शराब में एक इंद्री जीव ही नहीं, तरस जीव बहुत पैदा हो जाते हैं, कि जैसा योगेंद्र ने बताया कि सड़ाओगे, जब सड़ाओगे तो उसमें तरस तो पैदा होंगे। नुकसान की जो बात हो रही थी वो कमल भाई ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। कमल भाई के पुत्र और हमारे छोटे भांजे साहब के पुत्र दोनों को वो वाली प्रॉब्लम हुई, जिसमें ब्रेन में जाके जीव बैठ जाते हैं और डेवलप करने लगते हैं और उनको फिट्स आने लगते हैं। और जब डॉक्टर के पास गए तो उसने पहले छूटते ये पूछा, अरे आप तो जैन हैं, आपके अंदर ये बीमारी कैसे पैदा हो गई? ये तो नॉनवेज खाने वालों की बीमारियां होती, तो नॉनवेज में तमाम सारी बीमारियां होती हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कमल भाई। हाँ, पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि वो बीमारी उन बच्चों को जो हुई वो नॉनवेज खाने के कारण वो इसलिए हुई, हॉस्टल में रहते हैं तो हाइजीन का लेवल जो होता है वो इतना नहीं होता है, खास करके जो पत्ते की सब्जियां होती हैं उनकी सफाई ठीक तरह से नहीं होती, तो उसमें फिर जो खाद वाद से, फीकल मैटर से जो सब उसमें एग्स आ जाते हैं, उनसे वो शरीर में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो वेजिटेरियन होने के बावजूद अगर मान लीजिए हाइजीन का स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं है तो हो सकती है। दूसरा ये भी है कि वो न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की बीमारी होती है, तो नंगे पैर चलने से भी हो सकती है। अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं और वो अंडा उसका उस वर्म का अंडा आपके पैर में आ गया स्किन में, तो वो लार्वा उसका अंदर घुस जाता है, तो वो चला जाता है। खैर एनीवे, दिस इज पेरिफेरल टू दिस सब्जेक्ट। मुख्य कमल, ये नंगे पैर घास पर या कहीं पर भी? कहीं पर भी, घास पर ज्यादा संभावना है। और वैसे यानी गंदगी, अगर गंदी जगह है और उसमें आप नंगे पैर जा रहे हैं तो वो वहां से घुस सकती है। तो मैं अब चूंकि वैज्ञानिक चीजों पर आ गई है और योगेंद्र जी यानी वक्ता जो हैं योगेंद्र जी, उनका भी वैज्ञानिक वो है, पृष्ठभूमि है, उसमें मैं थोड़ा सा एक दो चीजों में संशोधन करना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर जो आगम की चीज होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर विज्ञान का सहारा लेने लगते हैं और उसमें थोड़ी सी एक्सेस हो जाता है। तो यानी उसमें फिर संतुलन नहीं रहता है कि हम सोचते हैं कि इससे हमारी बात और अधिक सशक्त हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी कह देते हैं लोग। अक्सर जो जिनको हम प्रमाण की तरह से पेश करते हैं, अगर उनको हम उनकी अच्छी हेलो हाँ अंकल, आ रही है आवाज? आ रही है अंकल? आ रही है आवाज? सुनाई आ रहा था? सुनाई दे रहा था? हाँ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पर म्यूट का साइन आ गया। तो एनीवे, तो उसमें ये थोड़ा सा एक
डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। अब जैसे एक बात कही गई कि दिन में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहता है, रात में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और उससे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात सही नहीं है, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा होता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे जनरेट होती है। लेकिन उससे अगर आप उसको मैट्रिक्स में अगर देखें कि कितना हो रहा है, तो इट इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 0.01%। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर अगर बंद कमरे में हैं आप, वहां पे लोग ज्यादा हैं, वहां पर खुली हवा का संचार नहीं है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है। उसमें तो लोग मर भी सकते हैं। अगर मान लीजिए बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है और सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो लोग मर भी जाते हैं कभी कभी, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर खुला हुआ है और उसमें हवा आ जा रही है, तो कोई फर्क नहीं है, सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, नोटिसेबल फर्क नहीं। ये एक संशोधन मैं थोड़ा सा इसमें करना चाहूँगा। तो पेड़ पौधों का रोल क्या रहा कमल भाई? बताया ना, तो उससे पूरा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इतना ही होता है। अब ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से ही थोड़ी निकलती है, ऑक्सीजन के जनरेशन की और भी प्रक्रिया होती है, उनका इम्पैक्ट इतना ही होता है। ओवरऑल बैलेंस में इतना फर्क नहीं पड़ता है दिन और रात। तो ये इट्स अ फैक्ट, 0.01% करीब डिफरेंस होता है ऑक्सीजन के लेवल में इन फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, उससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात में ये स्कैंडिनेविया का जो उदाहरण दिया योगेंद्र जी ने, वो बहुत अच्छा था। वहां पर जो बल्कि यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र में ये है और अमेरिका में भी जल्दी खाने का है। पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्कैंडिनेविया का दौरा किया है योगेंद्र ने, तो वहां रात में क्या करते हैं? जो उनकी लंबी रात होती है, यानी जाड़ों में क्या करते हैं? उनकी इतनी लंबी रात होती है, वो शुरू हो जाती है। यूके में भी जब विंटर सॉल्स्टिस होता है तो दिन कितना छोटा हो जाता है, देर से सूरज निकलता है, 8-9 बजे सूरज निकलता है, सुबह पौने और शाम को 3:45 बजे अंधेरा होने लगता है। तो ऐसे में फिर खाने के लिए जो समय है, जो विंडो है, वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो क्षमासागर महाराज ने हमारे जो मेंटर साहब हैं वाई के जैन, तो उनको जो सलाह दी थी वो अधिक उपयुक्त होगी कि आप एक समय निश्चित कर लीजिए और उस समय तक आप अपना भोजन की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दीजिए। वैसे मैं स्कैंडिनेविया के बारे में आपका अनुभव जानना चाहता हूँ योगेंद्र, कि जब वहां पे विंटर होता है तो तब फिर क्या डिनर कब करते हैं वो लोग? अंकल, अपन उस जैसा आपने कहा ना कि एक तो प्रैक्टिकल साइड हो गया, दूसरा सिद्धांत का। तो सिद्धांत के हिसाब से तो अपने को रिकमेंडेड है कि आप यदि पालन कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको सूरज की रोशनी में खाना है। यहाँ पे वो नहीं है, तो उनके लिए जो टाइम विंडो है वो तो सेम है। यदि मान लीजिए वो सुबह 7:30 बजे 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो उतने ही बजे करेंगे। डिनर का टाइम भी वो फिक्स है उनका थ्रू आउट द ईयर, है ना। अब उसमें ये है कि लंबा दिन भले ही है, प्रैक्टिकल साइड में उनको वही होता है कि वो लोग भाई इस समय पे घड़ी के हिसाब से हमको सोना है, पर्दे बंद किए आपने, आप सो गए, तो आपका जो दिनचर्या है वो घड़ी के हिसाब से है, एकदम स्ट्रिक्टली जो है सूर्य के हिसाब से नहीं चल रही है। अब इसी का व्यावहारिक स्तर पे तो बिल्कुल सही बात है। जी जी, तो वही अंकल हम भी करते हैं। अब जैसे यहाँ पे श्वेता की मम्मी आई हुई थी, तो वो तो व्रती हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि भाई आपका 3:45 बजे दिन खत्म हो रहा है ना, तो हम 3 बजे खाना खा लेंगे। लेकिन हम लोग चूंकि इतने ये कहिए स्ट्रिक्ट नहीं है, या हमारी कमजोरी है, तो हम समय बांध के चलते हैं प्रैक्टिकल स्तर पे, कि जैसे हम दोनों का है कि 7 बजे से पहले आपको कर लेना है। अब उसमें भी होता यह है कि यदि आप 6 बजे ऑफिस से आ रहे हैं तो 6 बजे भोजन कर लीजिए आप, जिस दिन अंधेरा जल्दी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली वही है कि समय बांध लिया। अब उसमें आपका स्किप हो गया तो वो फिर हम कुछ नहीं करते।
तो यहाँ पर भी जो है यूरोपियंस का पद्धति वही है कि वो टाइम से बाउंड चलते हैं, उनके लिए वो नेसेसरी नहीं है कि सूर्य के हिसाब से करना, मतलब उनके लिए तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। और आजकल एक ये बहुत प्रचलित है और बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, हालांकि वो स्वास्थ्य के कारण करते हैं और उसमें उनकी धर्म की बात नहीं आती है उनकी कैलकुलेशन में। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, यानी आप अधिक से अधिक समय फास्टिंग का रखिए और कम से कम समय आपके खाने का होना चाहिए। तो आइडियली 16 घंटे का कहते हैं, 16 घंटे तक आप कुछ भी न खाइए और उसमें भी 12 घंटे वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पानी भी न पिए। तो यानी 16 hours of fast and 12 hours of avoidance of even water or any other drink. तो और इसके लाभ कितने हैं? अब तो एक तो नोबेल प्राइज ही इसी बात में मिल गया कि फास्टिंग से कितने लाभ होते हैं, यानी उसको जितने हार्मफुल आपके एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं शरीर में या कैंसरस सेल्स हैं या और भी कोई रोग सेल्स हैं, तो उन सबको आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो खाने लगता है अगर आपने लंबा फास्ट किया तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं शायद। तो यानी आपका शरीर ही उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाता है। तो बहुत से वैज्ञानिक लाभ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उनको हमें जब प्रमाण की तरह से जब हम साइट करते हैं तो उसमें ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति न हो जाए, क्योंकि उससे फिर प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। यही मेरी एक जनरल एडवाइस रहती है कि प्लीज वेरीफाई द सोर्स। जी, विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द सोर्स नथिंग शुड बी साइटेड। ट्रू। अब उसमें मैं जनरली जो अप्रोच रखता हूँ, साधारण किसी से मिल लिए, अपने आपस में श्रावकों से मिल लिए वगैरह भी, तो उसमें ये कि भाई मेरा रूल नंबर 1 है मिनिमाइजेशन ऑफ हिंसा, रूल नंबर 2 है हेल्थ बेनिफिट। इफ रूल नंबर 2 इज कन्फ्लिक्टिंग देन रूल नंबर 1 अप्लाइज। बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर व्याख्यान रहा, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। माय कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू अंकल। सुविज्ञ सागर जी महाराज हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते महाराज, आप अगर आपने उद्बोधन देंगे तो हम अभी तो वहाँ रात हो गई होगी नीरज जी। अच्छा, रात हो गई क्या? अच्छा, किसी ने वीडियो ऑन कर दिया है, मनीषी शायद आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, नमस्ते महाराज। एक और मैं प्रैक्टिकल मजेदार घटना भी कह लें इसको और उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी कह लें, रात्रि भोजन से रिलेटेड 2 एग्जांपल दूंगा मैं इनफैक्ट बहुत शॉर्टली। एक तो ये कि जब मैं हॉस्टल में था, कॉलेज के हॉस्टल में, तो मैंने जाते ही शुरू ये किया था, तब तो पापा मम्मी भी घर पर ही थे, तब उन्होंने भी इंस्पायर किया था कि कोशिश करना प्रैक्टिस करने की। तो जाते ही मैंने मेस में कह दिया कि भैया मुझे शाम को 6 साढ़े 6 बजे भोजन चाहिए रहता है। मैंने देख भी लिया था कि उनका भोजन तो बन जाता है और फिर वो ढांक करके चल देते हैं कि 2 घंटे घूम के आएंगे फिर बच्चों को सर्व करेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली कि भैया मुझे रोज थाली लगा दिया करना। पहले तो उन्होंने थोड़ी बहुत आनाकानी करी, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप अकेले ही है ना, आप थाली ले लिया कीजिएगा। तो मेरे को दुगना फायदा मिलता था। पहली चीज, खाना मुझे सबसे गर्म मिलता था, क्योंकि बाकी सबको 2 घंटे बाद मिलेगा, मुझे तुरंत गर्म मिलता था। और दूसरा बेनिफिट कि जिस दिन गुलाब जामुन बनेगा बाकी सबको एक ही मिलता था, मेरे लिए खुली छूट, जितना चाहो ले लो। तो ये बेनिफिट वहां मिला। और दूसरी घटना जो अभी रिसेंटली हुई, पिछले साल हम लोग घूमने गए, दक्षिण भारतीय दोस्त ने हमारे यहाँ, उनको साथ में लेके गए। हम लोगों का तो नियम है, श्वेता और मेरा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई घूमने चल रहे हैं लेकिन शाम का खाना हम जल्दी खा लिया करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो हमने खुली छूट दे दी कि ठीक है हम लोग तो कर लिया करेंगे। अब उन्होंने ये कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम भी आपका साथ देंगे। और उससे पहले ही, ठीक उससे पहले, उनके एक और दोस्त ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए शुरू किया था कि जल्दी भोजन कर लेंगे। तो उन्होंने उनका खूब मजाक बनाया था कि तुम तो ऐसा करते हो, ये तो इम्प्रैक्टिकल है।
अब फिर उन्होंने जब हमारे साथ यात्रा में गए तो दोस्ती यारी में हमारे साथ ही भोजन करने लग गए। 6 साढ़े 6 किया उन्होंने, और 4 दिन की यात्रा थी। 4 दिन में उनको लगा कि प्रैक्टिकेबल है। फिर उसके बाद जाके उन्होंने घर पे भी इम्प्लीमेंट किया, जल्दी खाने लगे। और 1 हफ्ते बाद कॉल आया, यार ये तो बहुत बेनिफिशियल है, शाम को बहुत टाइम मिलता है। नहीं तो पहले तो हम 8:30-9 तक खाना बनाते थे, उसके बाद बर्तन धोते थे, उसके बाद सब करते थे। अब मैं 7 बजे फ्री हो जाता हूँ, मेरे पास 3-4 घंटे होते हैं, उसमें चाहे मैं फिल्म देखूं, चाहे घर का काम करूं, कुछ भी कर सकता हूँ। वो टाइम वाइज भी बड़ा बेनिफिशियल उनको लगा। दिस इज समथिंग ऑन द प्रैक्टिकल साइड। सही सही बात है योगेन जी, बहुत बढ़िया। तो ये अपने जो शाकाहार की अपन जो बात करते हैं ना, तो अभी जैसे अपना जो जैन भोजन है, ये तो शाकाहार का भी सबसेट हुआ। मैं भी वो शाकाहार बात कर रहा हूँ जो अपने भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से शाकाहार है। वेस्टर्न कंट्रीज का शाकाहार बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो एग को भी इंक्लूड कर लेते, जैसे आपने क्लासिफिकेशन दिया डिफरेंट टाइप से। तो मैं अपने शास्त्र की बात से कर रहा हूँ कि उसमें दूध से निर्मित जो भी सामग्री है वो तो सम्मिलित है, अगर वो सही तरीके से लिया हुआ हो तो अपना जैन भोजन तो शाकाहार का भी सबसेट हो गया। तो एक बहुत ही, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के जमाने में शायद सिर्फ जैन लोग ही समझ सकते हैं उस वाले सबसेट को, बाकी लोगों को शायद इतना ज्ञान भी नहीं हो। पर ये एक अच्छी बात है अपन लोगों के लिए कि ये भोजन अपने अपने लोगों को फ्लाइट में एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर जो लोग फ्लाइट में खाते हैं तो, या लंबी फ्लाइट है, या भूखे नहीं रह सकते किसी कारणवश, या अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो एक ये जैन भोजन वहां पर अवेलेबल रहता है। पर ये बात सही है कि काफी जो अजैन लोग हैं उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये जैन भोजन जो है वो एक शाकाहार का सबसेट है, क्योंकि एक जनरलाइज्ड वर्ड है जिसमें बोलते हैं भाई वेजिटेरियन, और आजकल कई जगह मजाक भी चलती है कि कितने तरह के वेजिटेरियंस हैं। तो उसमें एक्चुअली वो कितने तरह के वेजिटेरियंस नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ इतने तरह के नॉन वेजिटेरियंस हैं। वो लोग उसको बोलते हैं 10 तरह के वेजिटेरियन, पर मैं बोलता हूँ वो सब 10 तरह के नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो एक ये बात मैं बस शेयर करना चाह रहा था। लेकिन बहुत बढ़िया योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इतनी सारी बातें समझ में आई आज जो शायद कभी हमने सोची भी नहीं थी। और इस तरह का जो आपने सेशन दिया ना, इससे एक और फायदा ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं और अगर हमें ये ज्ञान नहीं हो तो हम सोचते भी नहीं है, पर कम से कम अब ये ज्ञान मिला है तो भोजन करते वक्त ये जरूर दिमाग में आएगा कि क्या हम सही भोजन कर रहे हैं या कुछ हम सही काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत, किसी और का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना अनम्यूट कर। नीरज जी, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, जब मैं रुड़की में पढ़ने गया था, मेरे फादर ने एक बात समझाई थी मुझे कि उनके एक प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर ओपी जैन, जो शायद सरसावे के थे या ननौता के थे। वो 7 साल अमेरिका रहे थे अपनी पीएचडी या उसके आगे। उन्होंने 7 साल सिर्फ सैलेड, ब्रेड बटर और दूध से काम चलाया था। बाद में आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रहे। तो वो बोलते थे बिल्कुल ये है रोल मॉडल कि दुनिया में कहीं भी जाओ आप सरवाइव कर सकते हो। सही बात है जी, तो मैं उस बात को हमेशा ध्यान रखता था। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ये अपने सिद्धांतों की बात है। अगर अपन सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, सही सिद्धांतों पे, तो हमें समस्या नहीं आएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ धन्यवाद देना चाहता था योगेंद्र जी का कि आप जैसे लोग हैं, नीरज जी आप भी हैं, कि जो दुनिया भर में घूमे हैं, अच्छी कंपनीज में काम किया है प्रोफेशनल, पर फिर भी वो सब भी करते हुए भी अपने सिद्धांतों को समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो सबको इंस्पायर कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीयूष जी, आप लोगों की संगति है तो सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे, आज हम जैनिन से जब जुड़े हुए हैं तो यही अपना उद्देश्य है कि जो अपन समझ रहे हैं वो सबके साथ शेयर करें, और जो दूसरे लोग अपन से अच्छा कर रहे हैं उनसे अपन सीखें, और अपन आगे से आगे बढ़े अपने सिद्धांतों पे। और मुख्य बात ये कि अपने जो जैन सिद्धांत हैं या जैन धर्म का जो ज्ञान है ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे बात आई, योगेंद्र जी ने भी कई बात रखी अपनी, कि जैन लोग ही या शायद थोड़े से शिथिल होते जा रहे हैं अपनी चर्या में, तो हमें ये थोड़ा सा शायद ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2 पॉइंट मुझे ध्यान आ रहे हैं। एक तो ये जो योगेंद्र ने मैनेजमेंट की पार्ट की बात की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा रात्रि भोजन का जो शुरू हुआ त्याग, वो सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से हुआ। पहले मैं 4 महीने चतुर्मास में छोड़ता था, तो सब लोग, मैंने भोजन किया, फिर घर में सब लोग खा लेते थे, तो उसके बाद टाइम ही टाइम। जैसे ही वो 4 महीने खत्म हुए, चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ, क्या 10 बजे 11 बजे डिनर हो रहा है। तो हमारे दामाद जी बोले, चाचा जी आप तो हम 12 महीने कर लो। मैंने भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं तो तुम्हारी वजह से नहीं करता था।
और मेरा मैनेजमेंट की वजह से रात्रि भोजन त्याग शुरू हुआ। एक दूसरा, ये कमल जी के जो चाचा जी थे, ये पीएचडी शायद करने अमेरिका गए थे, और वहां पर पूरे टाइम उन्होंने खुद हाथ से भोजन बनाया था जब हम लोग छोटे थे तब। तो अगर अपन करना चाहें तो कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। मैं जब फ्रांस गया था, 1.5 साल में रहा फ्रांस, तो मैं तो हॉस्टल में रहता था, वहाँ खाना बनाना अलाउड भी नहीं था, लेकिन चूंकि बाहर का खाना खा नहीं सकते थे, चोरी छिपके बनाते थे। और 2 कोर्सेज में कर रहा था, एक जिसके लिए भेजा गया था वो, और साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी में भी एनएस वो पीएचडी के लिए पहले जो एमफिल होती है वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो सुबह का कोर्स खत्म करके फिर मैं यूनिवर्सिटी जाता था शाम को करने के लिए। सुबह 8 बजे जाने से पहले खाना बनाया, अपने बैग में डाला, और फिर रात को 8-9 बजे के करीब लौट के आए, तो सो गए। फिर रोज की यही प्रक्रिया होती। चुन्नू चाचा के भतीजे हो ना। तो अभी एक बात आई थी, जो अपना यूके में जैसे दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में और गर्मियों में बड़े हो जाते हैं, तो बात वो नियम की आ जाती है कि चाहे गर्मियों में रात 10 बजे होती है, सूरज का जो समय यहाँ पर सूर्यास्त का समय यूके में गर्मी में लगभग 10 बजे होता है रात को, और सुबह लगभग 4:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है। तो चाहे दिन कितने ही लंबे हों, लेकिन जब रात्रि भोजन का त्याग या नियम लिया है, तो जो 7 बजे का, जैसे योगेंद्र जी ने बोला 7 बजे का नियम है, तो वो गर्मियों में भी 7 बजे रहेगा। ऐसा नहीं है कि चलो सूरज निकल रहा है, अभी भी इतनी धूप है तो अपन 7 बजे के बाद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो 7 बजे का नियम 7 बजे का ही है। और रही बात सर्दियों की, जैसे 3:45 बजे ही रात हो जाता है। इनफैक्ट सर्दियों में तो सूरज निकलता ही नहीं है यूके में, अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम बादल ही रहते हैं, बारिश ही होती रहती है। तो वहां पर वही बात आ जाती है कि आप बिना खाए तो रह नहीं सकते हो, तो ऑफिस में भी जॉब करते हो, तो फिर वो 7 बजे का जो नियम है वो सर्दी गर्मी दोनों समय में एक जैसा ही है, चाहे सूरज निकलता रहे चाहे सूरज चला जाए। नहीं, एक बात है पर नीरज जी अंकल। अपनी व्यवस्था के अनुसार तो ठीक है हाँ कि आपने 7 बजे का किया, जैसा योगेंद्र ने भी बोला था। हाँ। लेकिन अगर मानो 8, 9, 10 बजे तक सूरज है तो टेक्निकली उसे खाने में धर्म के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं नहीं है। सिर्फ ये कि तुम्हारे मैनेजमेंट गड़बड़ होगा कि एक टाइम तो तुम 10 बजे तक खा रहे हो, उस समय के बाद 7 बजे खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। हाँ, हेल्थ इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप वैसे अगर देखा जाए हाँ, नीरज, हाँ जी, तो जाड़ों का भी ले लें, यूके में जाड़ों का भी अगर आप ले लें कि सुबह 9 बजे सूरज निकल रहा है और 3:45 बजे छिप गया, तब भी काफी समय है खाने के लिए हाँ एक्चुअली। सही तो बात। आप हम अब हमारे सब मुनि महाराज हैं, वो एक बार के खाने से रहते हैं कि नहीं रहते? सही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 7-8 घंटे का भी समय है, उसमें 2 मील्स आप ले सकते हैं, दैट शुड बी इनफ। तो व्रत का पालन हो सकता है उसमें। अंकल आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारी कमी है, शिथिलता। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं। पर वो अगर बारी नहीं निर्वाह हो पा रहा है, अगर निर्वाह नहीं हो पा रहा है, तो फिर व्यावहारिक स्तर पे आप अपना समय निश्चित कर लीजिए और उस समय तक ऐसा खाएं। ये बिल्कुल बात बिल्कुल सिद्धांत वाली बात है अंकल। और ये शक्ति जिस दिन आ जाएगी तो उस दिन तो सब हमारा उत्थान हो जाएगा। एक बार भोजन करके जी अंकल, आचार्य श्री बीमारी के बाद 600 किलोमीटर उस स्पीड से गए जिसमें नॉर्मल आदमी नहीं जा पा रहा। और काय के लिए गए? सिर्फ झरोके से झांकना है उनको, भगवान की मूर्ति को देखना, क्योंकि अलाउड है नहीं, वहां कोर्ट से बंद है। उसके लिए 600 किलोमीटर दूर चल के गए हैं, बीमारी से जस्ट उठ के ठीक हो गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए ना? हाँ, ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं कि उसमें झरोके में से अलाउड नहीं है ना वहां, तो उसके लिए 600 किलोमीटर की यात्रा करके। भाई अंकल, मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि जो हमारे दिगंबर मुनि हैं, उनकी जो चर्या है या जो उनकी विशेषता है, उसको कोई भी साइंस प्रूव नहीं कर सकता। वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो मतलब हम जैसे जो श्रावक है जिनको नियम भी नहीं पता, उनके लिए तो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है कि वो मतलब वो ऐसा कैसे हो सकता है। हम मतलब ऐसा पॉसिबल भी है क्या इस दुनिया में? मेरा पर्सनली मानना है, मतलब मुझे तो कभी कोई विश्वास नहीं होता। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा साइंस का रिसर्च होना चाहिए कि मतलब उनके अंदर ऐसी शक्ति कैसे है।
तो वो बात अपने मतलब पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल है उनकी शक्ति। हमारे एक मित्र हैं विश्वकर्मा जी, उनका डेली हमारी चर्चा होती है धर्म के ऊपर, फिक्स टाइमिंग्स हैं और सब सेट किया हुआ हम। उसमें मोर देन 50% टाइम उनका यही टॉपिक रहता है जो तुम कहे, यार तुम्हारे मुनि ये करते कैसे हैं, मुनि जिंदा कैसे हैं। 50% से ज्यादा टाइम वो घूम फिर के मुनियों पे आ जाता है। हम तो नहीं, लेकिन बिल्कुल सही अगर बोला। वैसे भी देखा जाए हमारे मुनि तो यानी उनका तो सब वो आगम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो लोग उसके हिसाब से नहीं भी चलते हैं वो भी इस तरह की के व्रत ले लेते हैं और पालन कर लेते हैं। हाँ, तो ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी की लिमिट्स अभी हमने एक्सप्लोर नहीं की हैं। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत लंबे लंबे उपवास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि एक दिन खाते हैं एक बार, दूसरे दिन सिर्फ पानी, फिर ऑल्टरनेट डे फिर एक भोजन, फिर उसके बाद फिर एक दिन भोजन मेरा पर्सनल करते एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑल अंकल। देयर लाइफ, ऑल हाँ, देयर लाइफ दे बीन डूइंग इट। हमारे परिवार में है इस तरह के लोग। मेरा यानी पर्सनल जहाँ एक्सपीरियंस। हमारे संध्याने में आप कह लीजिए तो हाँ, है, वो करते हैं एक दिन खाते हैं, एक दिन व्रत उपवास, एक दिन फिर खा एक बार खाया, फिर अगले दिन फिर उपवास चल रहे हैं, तो बरसों से चल रहा है। हाँ, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया अंकल ये कि मैं ना जनरली रोज 4 से 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो 14 अष्टमी और 14 के दिन व्रत रहता है, तो पहले मैं सोचता था कि मैं इन 2 दिन नहीं दौड़ूंगा क्योंकि मैं एक टाइम खाना खा रहा हूँ। पर एक दिन मैंने सोचा कि देखते हैं कोशिश करके क्या होता है। तो मैं उस दिन भी 5 किलोमीटर दौड़ने चला गया और आया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि मैं 2 बार खाता हूँ तो ही दौड़ पाऊंगा, मैं एक बार खा के भी दौड़ पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, शरीर शरीर मैनेज कर सकता है। खाली हमारी जो अपनी आत्मशक्ति है, अपना बिल्कुल बिल्कुल। मनोबल है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो प्रॉपर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नहीं, जैसे हम अपनी सेरिब्रल कैपेसिटी का 10% भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाँ उसी तरह से हमारी जो अपनी एंड्योरेंस की कैपेसिटी है, जो हमारी फिजिकल कैपेसिटी है, उसका भी हम एक फ्रैक्शन भर इस्तेमाल करते जी अंकल, अपना समय हो गया अंकल। किसी और का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछना चाहें कोई तो अम, हमारे दोनों मेंटर कमल अंकल, वाईके अंकल और योगेन जी हैं, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अपना सेशन अपन इसमें अंत तो करेंगे। एग्री करूंगी, मैं बोलना चाहूंगी इसमें तो मैं भी एग्री करूंगी विभा कि जी बोल रहे इतना खा हाँ हाँ बिल्कुल हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका नाम आईफोन आ इतना रहा है इसलिए मैंने खाने से पूछा। इतना खाने से नहीं फर्क पड़ता है जितना कि डिटर्मिनेशन होता है, श्रद्धा होती है। अगर मुझे अपने प्रिंसिपल्स पे श्रद्धा है तो वो आत्म बल बढ़ जाता है। जी आप देखिए व्रत के नियम, व्रत होता है तो कितनी भी गर्मी होती है, जब एक अपना डिटर्मिनेशन है तो उस दिन प्यास नहीं लगती। और अगर ऑर्डिनरी डेज में देखिए तो कितनी प्यास लगती है कि हर थोड़ी देर बाद हम पानी पीते हैं, कहते हैं गर्मी हो रही है, ये है। तो डिटर्मिनेशन का, आत्म बल का, श्रद्धान का, आपको अपने जैन प्रिंसिपल्स पे कितना श्रद्धान है उस पे बहुत डिपेंड करता है। यहाँ तक आप देखिए अपने आप लोगों के ऑफिस में, कॉलेज में, हर जगह बाकी लोग कहते हैं तुम लोग कैसे रह लेते हो, तुम्हारा क्या मन नहीं करता खाने का, पार्टी के लिए या ये एनीथिंग एनीथिंग, दे गिव सो मेनी एग्जांपल्स। तो उसमें ये बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है हर चीज में जो आपको विश्वास है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और योगेन जी आपने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और ये प्रैक्टिकल बहुत है कि हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिटर्मिनेशन करना है। और इससे मेरे को श्रद्धान बहुत बड़ा कि बाहर के कंट्रीज में भी लोग बहुत जैनिज्म को प्रैक्टिकली पालते हैं, जबकि मेरे अपने अंकल हैं, चाचा जी वगैरह काफी लोग रहते हैं, वो लोग बिल्कुल 100% पालते हैं। बट फिर भी मेरे को उतना श्रद्धान नहीं था कि सब लोग जैन धर्म को इतना प्रैक्टिकली पालते हैं। तो आज का सुन के तो मेरे को बहुत बड़ा श्रद्धान बना कि नहीं, बाहर भी जैनिज्म बहुत अच्छे से पाला जा रहा है। थैंक्स योगेंद्र जी, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। एक चीज मैं और बताऊं, ये जो अपने आपके रियल मेंटर हैं कमल जी, रियल मेंटर,
वो शाम को एक फल और एक सूप ये लेते हैं, आज से नहीं सालों से। और कितना दौड़ते हैं, कितना इनका ब्रिस्क वॉक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुझसे 10 साल कम से कम छोटे दिखते हैं ये उम्र में। कारण ये है कि कम खाते हैं, गम ज्यादा खाते हैं, खाना कम खाते हैं और हेल्थ बढ़िया मेंटेन करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, ये दूधल का इनका एक और बता दूं। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि मामा आप क्या करते हो, दही साथ में लेते हो? मैंने हाँ लेता हूँ। तो फिर दूधल का कैसे करते हो? मैंने भाई दो दाल और दही के बीच में मैं सलाद वगैरह ले लेता हूँ। पर इनको ज्यादा वो रेलिश नहीं कर पाए, बोले मैं तो अलग लेता हूँ। तो इनके चक्कर में आके फिर मैंने शुरू किया कि पहले दही खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर दाल रोटी का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक मील में दाल लेता हूँ, एक मील में दही। तुम्हारा तो सब डिफरेंट ही है ना मामला एकदम। अंकल अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, कपिल अंकल हमारे घर आए, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात रही। हम बिल्कुल अंकल से मिले और सब पता चला जो आप बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल अंकल ने एक पूरा दिन बिताया हमारे साथ। नहीं, अभी तो मैं तो पहले सोपान पर भी नहीं हूँ। आप लोग जिस तरह का पालन करते हैं, चर्चा करते हैं, मैं तो पहली सीढ़ी पर भी नहीं हूँ। और ये तो इनका स्नेह है जो ये सब इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पर एक और बात है ना कमल भाई, पहली सीढ़ी पे खड़े होकर अगर हाइट किसी की ज्यादा है तो चौथी पांचवी सीढ़ी का इक्विवेलेंट हो जाता है। चलिए, काफी टाइम हो गया, चर्चा तो चलती रहेगी और अपन को अच्छा भी लगता है। हाँ नीरज भाई। हाँ संजय जी, आपका कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपना सेशन एंड करेंगे। अपन थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, आज 10 मिनट ऊपर चले गए। नहीं शायद समय हो गया इसलिए वो चले समय गए। हो गया, चलो फिर अपन करते हैं समय का। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी एक बार और अपन सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय